हे हाय एवरीवन, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ हंट सीरीज़। इस क्लास में हम प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे। पिछले 1.5-2 सालों में जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई कैन अश्योर यू कि दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बियॉन्ड आपको प्लेसेस इन न्यूज़ IR कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास आपका सौरभ सर लेंगे। ही इज़ वन ऑफ आवर ज्योग्राफी फैकल्टी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, जैसा हमने हंट सीरीज़ में डिस्कस किया था कि मैपिंग का आपका 2 पार्ट रहेगा। पहला आपका प्लेसेस इन न्यूज़ रहेगा, जो बेसिकली IR का पार्ट होता है, एंड सेकंड आपका ज्योग्राफी की जनरल मैपिंग रहेगी। सो इस क्लास में हम पहले पार्ट को कवर करेंगे। ऑल्सो आप एक काम करना कि मैंने लास्ट ईयर जो प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो बनाई थी, आप एक बार उसको भी देख लेना। द रीज़न इज़ कि UPSC ज़्यादातर करंट अफेयर के साथ साथ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे फोकस करता है। डैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेसेस 1 साल के अंदर न्यूज़ में है, UPSC का फोकस सिर्फ उन पे रहेगा। UPSC पिछले 2-3 सालों के प्लेसेस को भी एग्जाम में पूछ लेती है। डैट इज़ वाई आप क्या करोगे, इस क्लास के साथ साथ जो मैंने लास्ट ईयर प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो बनाई थी, प्लेसेस इन न्यूज़ की, आप उसको भी देख लेना। आप ये दोनों वीडियो देख लोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3 साल का प्लेसेस इन न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बियॉन्ड, इसके ओवर एंड अबव आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई मैगजीन देखना होगा और ना ही कोई वीडियो देखनी होगी। दिस विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। एंड यू ऑलरेडी नो कि प्लेसेस इन न्यूज़ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो 7-8 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर प्रीलिम्स 2026, राइट। इस लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाय एंड वेलकम टू दी ज्योग्राफी मैपिंग लेक्चर। आई एम सौरभ और आज हम यहाँ पे वो सारी जगहें कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि 1-1.5 साल में न्यूज में रही हैं और जिनके आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे हम एक एक करके वो सारी जगहों को कवर करेंगे और जहां पे भी जो भी कोई चीज ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट होगी या किसी प्रोमिनेंस की होगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, बेसिकली जहां पे रिसेंट में किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चली है या वो किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहे, वो सारे हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने है सूडान। सूडान बेसिकली क्या है, तो सूडान एक अफ्रीका के अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड एक कंट्री है। सूडान के नॉर्थ में कौन सिचुएटेड है, इजिप्ट, ठीक है। सूडान के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन सिचुएटेड है, लीबिया। देन देयर इज चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया, ठीक है। तो सूडान के नेबर्स कौन कौन है, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया। सूडान से जो एक प्रोमिनेंट वाटर बॉडी लगती है उसका नाम क्या है, रेड सी। रेड सी इज अ प्रोमिनेंट वाटर बॉडी जो कि सूडान से क्लोजली एसोसिएटेड है या लोकेटेड है। सूडान से एक प्रोमिनेंट रिवर पास होती है जिसका नाम है नाइल रिवर, और ये नाइल रिवर बेसिकली दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, राइट। सो ये सूडान के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी सूडान के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, तो सूडान रिसेंटली बहुत ही मैसिव कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है जहां पे 2 वॉरिंग फैक्शन है, एक RSF और एक सूडान की अपनी जो आर्मी है। RSF बेसिकली रैपिड सपोर्ट फोर्स है, दोनों ही सूडान की आर्मी के ही अलग अलग विंग है। तो बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसकी वजह से सूडान इतना ज्यादा न्यूज में है। सो सूडान न्यूज में क्यों है ये हमने देख लिया। अब कुछ सूडान के जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो कि अगर हमसे पूछे जाएं कभी, कि जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये रीजन किस जगह पे लोकेटेड है, तो इसलिए हमें कुछ नाम पता होने चाहिए, जैसे कि दारफुर, खार्तूम, साउथ कोर्दोफान और ब्लू नाइल स्टेट, ठीक है। ये 3-4 नाम है जो कि हमें अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो किससे एसोसिएट करने, सूडान से। जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है, इजिप्ट के साउथ में, और रेड सी को बॉर्डर करता है, ठीक है। ब्लू और व्हाइट नाइल का कॉन्फ्लुएंस कहां पे होता है, सूडान में ही होता है। तो बेसिकली नाइल की 2 जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो सूडान में आके कॉन्फ्लुएंस करती हैं, मिलती हैं, बेसिकली उनका भी संगम वहां पे मिलता है। तो कहां पे होता है ये, टूटी आइलैंड करके एक जगह है सूडान में जहां पे ये दोनों आके मिलती हैं, ठीक है। दोनों मेजर ट्रिब्यूटरीज जो खार्तूम रीजन है अपना इसका सूडान का, वहां पे टूटी आइलैंड के आसपास आके मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद नेबरिंग स्टेट्स के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने बात कर ली, सूडान से जो भी नेबरिंग कंट्रीज है। और इसका जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली यही है कि इसकी जो बहुत लंबी कोस्ट लाइन है अलोंग द रेड सी, और रेड सी एक बहुत प्रोमिनेंट ग्लोबल शिपिंग रूट है। यहां पे अगर मैं रेड सी की भी थोड़ी बात करूं तो रेड सी एक बहुत
प्रोमिनेंट ग्लोबल शिपिंग रूट है, जो भी हमारे एशिया से अगर कोई भी सामान यूरोप जा रहा है एंड फर्दर जो नॉर्थ अमेरिका तक जा रहा है, उस सामान को अगर बहुत आसानी से बहुत छोटे रास्ते से पहुंचना है तो वो रेड सी का ही रास्ता लेते हैं, ठीक है। अब रेड सी का रास्ता क्यों लेते हैं? तो इसके पहले लाइक बिफोर 1800s जो रेड सी है, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरी तरीके से बेसिकली जो हमारा अफ्रीका का ये वाला रीजन है, इजिप्ट वाला रीजन, वो पूरी तरीके से लैंड के थ्रू ज्वाइंट था एशिया से। सो इस रास्ते को छोटा करने के लिए तब लोगों को अगर कोई भी सामान एशिया लाना होता था या एशिया से ले जाना होता था, तब उन जो भी अपने शिपिंग के जो अलग अलग मर्चेंट्स थे, उनको पूरा केप ऑफ गुड होप पार करके, मतलब पूरा अफ्रीका से घूम के फिर एशिया में आना पड़ता था। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सुएज कैनाल बनाई। सुएज कैनाल एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट प्रोवाइड करता है हमें एशिया, यूरोप को और एशिया को कनेक्ट करने में, ठीक है। सो अब यहां पे चोक पॉइंट कैसे बन जाता है? तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा सूडान में क्राइसिस है, वैसे ही जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अलग अलग नेशन सिचुएटेड है, जैसे यहां पे यमन सिचुएटेड है, यमन में हमने हुती रेबल्स के बारे में सुना हुआ है। सो यहां पे बाबल मंदाब है, ठीक है, बाबल मंदाब, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट चोक पॉइंट है, जहां पे मैंने डॉट लगाया वहां पे बाबल मंदाब सिचुएटेड, ठीक है। उसके आगे क्या लाई करता है? यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन लाई करता है। सो ये सारे बहुत ही ग्लोबली प्रोमिनेंट रूट्स भी हैं, और ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया, रेड सी, फिर बाबल मंदाब, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ये बहुत प्रोमिनेंट शिपिंग रूट भी हैं, और यही सारे चोक पॉइंट्स भी हैं जिनको जब भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सारे रूट्स बहुत ज्यादा थ्रेटेंड रहते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हो रहा है, अभी हम उसको भी आगे चल के देखेंगे, उसका फॉल आउट हमें यहां सब पे भी दिख सकता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एनलार्ज होती है, ठीक है। नॉर्मली भी हम देखते हैं कि अलग अलग जो है नेशंस अपना अलग अलग नाम से ऑपरेशंस चलाते रहते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी गार्डियन एंड ऑल, ताकि वो इस रूट को फ्री रख पाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करता है जो कि पहले रूट एग्जिस्ट करता था उसको लेके, ठीक है। सो इसीलिए सूडान का भी रेलेवेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सूडान जिस जगह पे लोकेटेड है वो इस रेड सी को खुला रखने में, फ्री रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा जो सूडान के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो हो गई। और इंडिया का बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? अगेन सबसे पहले तो अगर अपना बाबल मंदाब का चोक पॉइंट खुला रहेगा, रेड सी फ्रीली ऑपरेशनल रहेगी, तो इंडिया से भी जो ट्रेड जाता है बाहर की ओर, लाइक यूरोप की तरफ या नॉर्थ अमेरिका की तरफ, वो सस्ते में जाएगा। पर अगर यही सारे पॉइंट्स ब्लॉक हो जाएं तो इंडिया के लिए ट्रेड महंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली इंडिया ने अपने डायस्पोरा को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। कहां पे चलाया था? ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने सूडान में चलाया था। एंड इसके बाद एक और चीज जो हमें यहां पे नोट करने वाली है, जो हमें पता होना चाहिए, वो बेसिकली अलग अलग कैंप्स के नाम है, ठीक है। यहां पे जमजमा और अबू शोक करके कैंप्स हैं दोनों। सो ये कहां पे सिचुएटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? सूडान से एसोसिएटेड है। ये मैं प्रोमिनेंटली आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे कैंप्स हैं जो कि पैलेस्टीन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है वहां पे भी सिचुएटेड है। तो कभी हो सकता है कि इनसे एसोसिएटेड भी क्वेश्चन पूछ ले कि वहां पे 3 जो है पैलेस्टीन नाम लिखे हो, एक इसका नाम लिखा हो, तो आप उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो जमजमा और अबू शोक कैंप कहां पे सिचुएटेड है? ये हमारे अपना सूडान में सिचुएटेड है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे फमाइन की कंडीशन भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट रिडन जगह है तो यहाँ पे दुनिया भर की सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है। सो ऑल्सो जो हमारा सूडान है वो साहेल रीजन को भी, साहेल रीजन के पार्ट को भी फॉर्म करता है, ठीक है। साहेल रीजन अभी क्या है, अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं पैलेस्टीन पे। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैलेस्टीन है क्या। पैलेस्टीन बेसिकली एक जो नेशन एंटिटी है, वो किस चीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन 2 हिस्सों में रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, और उसको दुनिया की सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज भी नहीं करती हैं। सो अगर वो किसी मेजर कंट्री से रिकॉग्निशन पा जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पे ये जा रही है हमारी जॉर्डन रिवर, ठीक है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे ये जो पूरा एरिया सिचुएटेड है, एक ये हो गया पैलेस्टीन का जो एरिया है। दूसरा ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पे, ये किससे अपना जो है बॉर्डर शेयर करती है? ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप अपना इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करती है और हर तरफ से इजराइल से घिरी हुई है, ठीक है। तो यहां पे 2 जगह हैं जो कि हम एज अ पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज करते हैं। एक है वेस्ट बैंक, दूसरा है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे सिचुएटेड है, और जॉर्डन रिवर के ईस्ट में क्या सिचुएटेड है? जॉर्डन। जॉर्डन एक नेशन है। जॉर्डन जो है वेस्ट अपना जॉर्डन रिवर के ईस्ट बैंक पे सिचुएटेड है। वेस्ट बैंक पे पैलेस्टीन का जो एरिया है वो लाई करता है, ठीक है।
तो ये दोनों रीजन है, दोनों नॉन कॉन्टिगुअस है, एक जॉर्डन रिवर के उस पर लाई करता है, दूसरा ये जो गाजा स्ट्रिप है ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे, शोर पे लाई करती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो गाजा स्ट्रिप को तो हर तरफ से इजराइल ही घेरता है और सिर्फ एक सदर्न पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, जहां से उसका बॉर्डर किससे लगता है, इजिप्ट से लगता है, ठीक है। सो जो इजिप्ट से उसका बॉर्डर लगता है उसको हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी बोलते हैं, ठीक है। सो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहां पे एग्जिस्ट करता है, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर किससे फॉर्म करता है, मेडिटेरेनियन सी से। वेस्ट बैंक के बारे में जैसा कि मैंने बताया, इजराइल वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से वेस्ट बैंक को घेरा हुआ है, जॉर्डन इसके ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। सो पैलेस्टाइन इतना न्यूज में क्यों बना हुआ है, पहले तो इजराइल से उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इजराइल से, जो कि अभी हमास ने पहले इजराइल पे जो अटैक किया था एंड उसके बाद जो इजराइल ने फिर पूरा गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया एंड ऑल किया, तो उस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। दूसरा, अभी यहाँ पे फमाइन आई है, जैसा कि मैंने अभी साउथ सुडान में आपको बताया था, सॉरी सुडान में आपको बताया था कि फमाइन आई थी, वैसे ही सेम फमाइन जो है, जो यूएन बैक्ड एक बॉडी है, फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, उसने गाजा में फमाइन डिक्लेयर किया और ये वेस्ट एशिया में डिक्लेयर्ड ऐसी पहली ऑफिशियल कोई फमाइन का जो है डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में पहली बार इस तरीके से फमाइन को डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेड्स लगा दिए गए हैं इसराइल द्वारा कि वहां पे एड बेसिकली नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वहां पे फमाइन डिक्लेयर कर दी गई है, राइट। उसके बाद रिसेंटली कई सारे प्रोमिनेंट नेशंस हैं जिन्होंने इस जो पैलेस्टीन है उसको एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया है। कौन कौन से नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, पोर्चुगल, और उन्होंने पैलेस्टीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया है। ये इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि बेसिकली जब जितने भी दुनिया के प्रोमिनेंट नेशंस हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन एज अ स्टेट, मतलब पैलेस्टीन को एक तरीके से देश ही नहीं मानते थे, तो इनका रिकॉग्निशन देना एक तरीके से पैलेस्टीन स्टेट को लेजिटिमेसी देता है। एंड एट द सेम टाइम ये जो लाइक इजराइल का पूरा एफर्ट है कि पैलेस्टीन को एज अ स्टेट लाइक वो नहीं रिकॉग्नाइज करने दिया जाना चाहता है, तो उसके एफर्ट को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, ठीक है। इंडिया का क्या इस चीज पर रुक रहा है, तो इंडिया ने हमेशा से टू स्टेट जो सॉल्यूशन है, लाइक दोनों को, पैलेस्टीन और इजराइल दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, ये इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है। इंडिया हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन पे मानता आ रहा है और हमेशा से उसी स्टैंड पे इंडिया रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी लाइक दो तरीके के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो बेसिकली हमारे यहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि वेस्टर्न बैंक को कंट्रोल करती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, और जैसे कि हमने हमास की बात करी जिसने अटैक भी किया था, वो बेसिकली गाजा में अपना जो भी काम कर रहा था, ठीक है, मतलब गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। इसके बाद इंडिया का स्टैंड हमने देख लिया, एंड गाजा में जो कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी कैंप्स, दो कैंप्स के हमने नाम देखे जो सुडान में एग्जिस्ट कर रहे थे। सिमिलरली बहुत सारी कैंप्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं गाजा में। अब कैंप्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं, तो बेसिकली जब वहां पे अटैक्स होते हैं, वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं, तो लोग कहीं तो रेफ्यूज लेने जाएंगे, तो जहां पे लोग रेफ्यूज लेने जाते हैं वही अलग अलग कैंप्स के नाम हो जाते हैं, जैसे कि खान यूनिस, राफा, जबालिया, ये अलग अलग कैंप्स हैं जहां पे लोगों ने रेफ्यूज ले रखा है। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, मोरांग एक्सिस। मोरांग एक्सिस बेसिकली क्या है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि खान यूनिस और राफा, ये दो कैंप है, खान यूनिस और राफा, इनके बीच में जो लाइक एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है उसको हम मोरांग एक्सिस बोलते हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि मोरांग एक्सिस क्या है या किस कॉन्टेक्स्ट में, तो मोरांग एक्सिस बेसिकली खान यूनिस और राफा दोनों कैंप्स के बीच में जो एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है उसको मोरांग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो वेस्ट बैंक में की लोकेशन है तो वो ईस्टर्न जेरूसलम है, ठीक है। इसको पैलेस्टाइन क्लेम करता है, पर इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा क्या कहते हैं, इजराइल इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर अदर फ्लैश पॉइंट्स जैसे कि जेनिन, नाब्लुस, हेब्रोन, ये वेस्ट बैंक के फ्लैश पॉइंट्स है। पर अभी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट जो भी कुछ चल रहा है वो सारा चल रहा है गाजा में। पैलेस्टीन का अभी करंट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सारा गाजा में हो रहा है, गाजा ही मोस्ट प्रोमिनेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लेबनान में। अब लेबनान बेसिकली, लेबनान को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते थे कभी किसी जमाने में, और लेबनान में एक बहुत ही अजीब तरीके की पॉलिटी एग्जिस्ट करती है, अजीब तरीके की, या उनका एक बहुत यूनिक सा सिस्टम है जहां पे यहाँ पे तीन बेसिकली बहुत प्रोमिनेंट गुट थे, एक मैरोनाइट क्रिश्चियंस, दूसरे शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। तो उन्होंने आपस में अपने आप में, ताकि वो लाइक हर जो तीन मेजर पार्टी है उनका सबका स्टेक होल्ड बना रहे इस कंट्री की पॉलिटी में, तो तीनों ने आपस में क्या बांट लिया, स्पीकर, प्रेसिडेंट और पीएम का
जो रोल है वो तीनों कम्युनिटी ने आपस में बांट लिया कि भाई इस कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी से स्पीकर ही बनेगा जो उनकी लेजिस्लेटिव हाउस होगा, और प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बनेगा और पीएम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि लेबनान में किसी भी तरीके की सरकार कभी अच्छे से चल नहीं पाई है, ठीक है, तो वो एक तरीके से कोलैप्स्ड स्टेट ही है, राइट। अब लेबनान में एक जो मेजर फीचर है वो है ये लितानी रिवर, ठीक है। ये लितानी रिवर एक मेजर फीचर है जो कि लेबनान में सिचुएटेड है, और ये कहां जाके ड्रेन आउट करती है, मेडिटेरेनियन सी में। तो लितानी रिवर कहां पे सिचुएटेड है, लेबनान में सिचुएटेड है। ये कहां पे ड्रेन आउट करती है, अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में, और एक तरीके से अब ये बाउंड्री फॉर्म करती है जॉर्डन सॉरी इजराइल और लेबनान के बीच में, राइट। ऑल्सो जो मेजर फ्रिक्शन पॉइंट है लेबनान और इजराइल के बीच में वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक फैक्शन लाई करता है जिसको हिजबुल्लाह बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये बैक्ड बाई है ईरान, और जैसा कि इजराइल का परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है ईरान से, तो ईरान का ये प्रॉक्सी एक तरीके से गुट बोल सकते हैं, जो कि अटैक्स करता रहता है किस पे, इजराइल पे। सो अगेन ये वन ऑफ द रीजन है क्यों इजराइल ने लेबनान से इजराइल लेबनान पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स करता रहता है, ताकि जो है बेसिकली जो ये हिजबुल्लाह जो प्रॉक्सी ग्रुप है उसका अपना ईरान का, वो बेसिकली वो उसको खत्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एक फीचर है वो है लितानी रिवर। लितानी रिवर बेसिकली क्या करता है, जो बाउंड्री जो बफर जोन है फॉर्म करता है किसके बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में। यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड पार्टी है लेबनान में, जिसकी वजह से लेबनान हमारा न्यूज में बना रहता है, वो है हमारी अपना क्या कहते हैं हिजबुल्लाह। अब इसके बाद लेबनान जो है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबनान सीरिया और इजराइल से बाउंडेड है, ठीक है। लेबनान के ऊपर जो है लेबनान को हर तरफ से अपना सीरिया बाइंड करता है, ठीक है, और साउथ में इजराइल बाउंड करता है, एंड उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर लेबनान शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी के साथ, ठीक है। जो इजराइल के साथ बाउंड्री है लेबनान की, उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। बेसिकली यूएन ने एक पॉइंट पे ब्लू ड्रम्स रख के एक लाइन डिमार्केट कर दी थी, उसी को बेसिकली इजराइल और लेबनान के बीच में बाउंड्री मान लिया जाता है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टेक है, तो इंडिया, हमें सबको पता होगा कि पीस कीपिंग मिशंस जो यूएन की पीस कीपिंग मिशंस है, वहां पे अलग अलग नेशंस अपनी अपनी फोर्स अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से भेजते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी अपने बहुत सारे जो है सोल्जर्स को पीस कीपिंग मिशंस पे भेजता है। तो वही जो इंडिया के कुछ पीस कीपर्स हैं, वो यहाँ पे जो ब्लू लाइन जो मैंने बताया कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो कि ऑफिशियल बाउंड्री है, वहां पे वो लोग उसको मैन करते हैं, राइट। बस इतना सही है, क्योंकि वो एक कॉन्टेस्टेड लैंड है और यहाँ पे बकायदे हमेशा स्ट्रगल चलती रहती है, तो इसलिए वो इसको मैन करते हैं, राइट। न्यूज में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, इजराइल और हिजबुल्लाह का जो वॉर चल रहा है, बेसिकली लार्जर वॉर इजराइल और ईरान का चल रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह हो गया या फिर और जो प्रॉक्सी गुट है ईरान के, उसके साथ भी इजराइल का लड़ाई चलता रहता है परपेचुअल। सो दैट इज वाई ये भी न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें और भी कुछ पता होना हो तो स्टेक होल्डर्स तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एथनिसिटी जिस एथनिसिटी के यहाँ पे लोग रहते हैं वो है अरब, ड्रूज और मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन जो है मेजर कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रहती हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन क्यों न्यूज में है, तो हमें पता ही है यूक्रेन और रशिया में बहुत पिछले 2-3 सालों से वॉर चल रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट पे आके वहां की जो पूरी जो बाउंड्री है जहां तक वॉर चल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई है। अब कौन कौन से रीजन हमें यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लुहांस हो गया, डोनेस्क हो गया, जापोरिजिया हो गया, खेरसोन हो गया एंड क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला पे रशिया ने 2014 से ही कब्जा कर रखा था, ठीक है। उसके बाद में ये जो रीजन है खेरसोन, जापोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क, इन सारे रीजन पे उसने बाद में कब्जा किया है। ये जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है, ये लार्जर डॉनबास का रीजन बनाता है, डॉनबास का, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा मिनरल रिच रीजन है यूक्रेन का, ठीक है। यूक्रेन की कैपिटल बेसिकली क्या है, कीव है, राइट। सुमी और खार्किव भी हमें यूक्रेन में ही सिचुएटेड सिटीज हैं, जो कि हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। कर्च स्ट्रेट बेसिकली क्या करता है, कर्च स्ट्रेट रशिया को भी क्रीमिया से कनेक्ट करता है, क्राइमिया से। और कर्च स्ट्रेट सी ऑफ अज़ोव, आपको ये दिख रही होगी, राइट। कर्च स्ट्रेट बेसिकली ब्लैक सी को सी ऑफ अज़ोव से जोड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि ब्लैक सी को सी ऑफ अज़ोव से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो वो कर्च स्ट्रेट है, जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ अज़ोव से जोड़ता है, ठीक है। ऑल्सो यूक्रेन से एक बहुत प्रोमिनेंट रिवर गुजरती है जिसका नाम है डन्यूब।
सो डेन्यूब जो है लाइक ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है बेसिकली जर्मनी से, और वो यूक्रेन से होते हुए ब्लैक सी में मिल जाती है। तो हमें बस यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो डेन्यूब रिवर है वो बेसिकली कहां पे जाके मिल जाती है, ब्लैक सी में मिल जाती है और यूक्रेन से होके गुजरती है, राइट। सो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल फीचर है, जैसे कि कर्च स्टेट के बारे में मैंने बताया कि वो रशिया की ऑक्यूपेशन में 2014 से ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जोड़ता है, और कर्च पेनिनसुला जो कि क्रीमिया है, क्राइमिया जो कि किसके अपना कब्जे में, रशिया के पास में, लीगली किसका पार्ट है, लीगली ये बेसिकली यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। और जो ईस्ट में लाई करता है वो है तमान पेनिनसुला, बेसिकली ये जो रीजन है ये तमान पेनिनसुला है जो कि रशिया में लाई करता है, और वो किस लाइक रशिया ने तमान पेनिनसुला से क्रीमियन जो पेनिनसुला पे कब्जा कर रखा है, उसके बीच में तमान पेनिनसुला और क्रीमियन पेनिनसुला के बीच में क्या लाई करता है, कर्च स्ट्रेट लाई करता है, जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद और जो इससे एसोसिएटेड चीजें जो न्यूज में है वो बेसिकली जो लाइक डॉनबास का जिसका मैंने आपको रीजन बताया, वहां पे बहुत हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर चल रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब अभी अभी यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया था, जहां पे उसने जो रशियन एयर बेसेस है वहां पे जाके डीप एयर स्ट्राइक किया था, उसकी वजह से कई सारे जो रशियन एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा था, ठीक है। अब इसका बेसिकली इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली इंडिया के रिश्ते यूक्रेन से भी बहुत अच्छे हैं और अपना रशिया से भी बहुत बहुत अच्छे हैं, और इंडिया का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत फेमस लाइन बोली थी कि दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द एरा ऑफ पीस एंड नॉट वॉर। तो बेसिकली हमारा इतना ही है, हमारा बहुत बैलेंस स्टांस है और हमने किसी की साइड नहीं ले रखी है, ठीक है। और हाँ, तो इसके बारे में जितना हमें पता होना चाहिए उतना हमें पता चल गया, ठीक है। कीव किसकी कैपिटल है, यूक्रेन की है। सो इतना जो भी हमें यूक्रेन के बारे में अभी रिसेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें पता चल गई है। अब हम चलते हैं म्यांमार में। सो म्यांमार में सबसे पहले हम ये तीन नाम देख लेते हैं, रखाइन स्टेट, शान स्टेट और संगाइन रीजन, ठीक है। ये तीन रीजन के हम नाम अगर हमें मन में हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गए तो एक बार हम म्यांमार की लोकेशन देखते हैं, ठीक है। सो म्यांमार कहाँ सिचुएटेड है, म्यांमार इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया है और इंडिया के ईस्ट में म्यांमार सिचुएटेड है। म्यांमार को नॉर्थ से कौन बाउंड करता है, चाइना, देन देयर इज लाओस, देन देयर इज थाईलैंड, ठीक है। सो म्यांमार किन किन से बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। यहां पे दिपू एक ट्राई जंक्शन है, दिपू पास बेसिकली, जो कि इंडिया, म्यांमार और चाइना तीनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो एक मेजर माउंटेन रेंज है जो कि म्यांमार से होकर गुजरती है, वो है अराकान योमा माउंटेन रेंजेस, जिसका एक्सटेंशन हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। एक मेजर रिवर जो यहां से पास होती है वो है इरावदी रिवर। इरावदी रिवर इज अ मेजर रिवर जो कि दैट पासेस थ्रू म्यांमार, एंड देन ये कहां पे लाइक कहां पे ये इसका डेल्टा कहां पे अपना फॉर्म करती है, तो अंडमान सी में अपना डेल्टा ये फॉर्म करती है इरावदी रिवर, ओके। ऑल्सो जो रखाइन प्रोविंस है जिसकी वजह से म्यांमार में बहुत सारा इशू चला है, जो रोहिंग्यास का जो पूरी क्राइसिस चली है वो यही रखाइन प्रोविंस में रहते हैं, एंड वहां से वो बांग्लादेश की तरफ बहुत सारे माइग्रेट किए, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इंडिया के लिए क्या इशू है, तो हम इससे 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, और यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो वो हमारी जो बॉर्डर प्रोविंसेस जैसे कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, बिकॉज जो एथनिसिटी ऑन द लाइक म्यांमार की साइड में जो एग्जिस्ट करती है, जो एथनिसिटी, जैसे कि यहाँ पे जो चिन प्रोविंस में जो एथनिसिटी एग्जिस्ट करती है, सेम इंडिया की भी सेम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार से, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पे भी वो एथनिसिटी को एग्जिस्ट करती है। तो उसकी वजह से वो इंस्टेबिलिटी इंडिया में भी आ सकती है, ठीक है। मतलब इंडिया की नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस को भी वो परेशान कर सकती है। सो बेसिकली इसलिए म्यांमार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके आप नाम देख सकते हो, जैसे कि अराकान आर्मी हो गए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जगह है उनके नाम हमने देख ही लिए, रखाइन प्रोविंस हो गई, और उसके इसके पहले हमने देखा था शान स्टेट हो गया, संगाइन स्टेट हो गया। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। कलंदान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है जो एक इंडिया ने इनिशिएट किया था, जो कि सिटवे पोर्ट से होकर जाता था, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद अपन चलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अब क्यों इतनी ज्यादा न्यूज में, किस वजह से ये लाइक बहुत ज्यादा इसमें न्यूज में बना हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे M23 रिबल्स करके हैं, ठीक है। उन्होंने नॉर्थ कीवू और इतूरी करके दो प्रोविंस है DRC में,
वहां पे बेसिकली जो है अगेन इंस्टेबिलिटी चालू हो गई है और बहुत ज्यादा जो भी अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आर्मी हो गई और जो M23 रिबल्स हो गए उनके बीच में काफी ज्यादा फाइट चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करूं, सो यहाँ पे ये हुआ साउथ किवू, नॉर्थ किवू, इतूरी। सो ये सारी कहां पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, ये सारे डीआरसी में एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इतूरी, नॉर्थ किवू और साउथ किवू, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। M23 रिबल्स कौन से एरिया को इफेक्ट करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बॉर्डरिंग स्टेट्स देखते हैं जो कि डीआरसी की हैं। तो डीआरसी को ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये तीन जो है बॉर्डर करते हैं, ठीक है। साउथ में जाम्बिया करता है, तंजानिया भी करता है जो इसको अपना डीआरसी को बॉर्डर करता है। देन देयर इज अंगोला, फिर देयर इज कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ऊपर से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड देन जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से साउथ सूडान, है ना। अब कॉन्गो में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, पहली बात तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है लाई करता है, इक्वेटर के एकदम आसपास सिचुएटेड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे से कॉन्गो रिवर जो है हमारी जाती है, पास होती है, ठीक है। कॉन्गो रिवर खास बात क्या है कि ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, इक्वेटर को कॉन्गो रिवर 2 बार क्रॉस करती है, राइट। सो ये एक इसकी बहुत ज्यादा खास बात है कि जो है जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और डीआरसी से कई सारी जो ग्रेट अफ्रीकन लेक्स हैं उनमें से लेक तांगानिका हो गया, ठीक है, लेक कीवू हो गया, ये और लेक एल्बर्टा हो गया, ये सारी भी जो हमारा डीआरसी है उसके रीजन में लाई करती हैं, राइट। एंड इसके बाद हमें और अगर इसके बारे में कुछ पता चलना हो, सो बेसिकली M23 रिबल्स एंड ऑल ये सारा हमने देख ही लिया। एंड हाँ, डीआरसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट का एक्सपोर्टर है और ये बहुत ज्यादा मिनरल में रिच है। एक तरह से ये भी वन ऑफ दोस रीजन है जहां पे हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स कर्ज ही इनके लिए भी चल रहा है, ठीक है। ऑल्सो गोमा जो सिटी है उसका भी नाम हम याद रख लेंगे। यहाँ पे जो गोमा रीजन है वो भी कहां पे सिचुएटेड है, वो डीआरसी में सिचुएटेड है, ठीक है। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहां पे, डीआरसी में, गोमा रीजन। एंड इसके बाद गोमा इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर ऑफ लेक कीवू, राइट। सो लेक कीवू, लेक तांगानिका, ये सारी भी कहां पे सिचुएटेड है, डीआरसी में सिचुएटेड है। डीआरसी में कॉन्गो रिवर लाई करती है, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर बेसिकली डीआरसी से होकर गुजरती है, ये हो गया हमारा। तो डीआरसी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं साहेल रीजन में। साहेल रीजन में जो इतने दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो तो ये हुई है कि यहाँ पे एक हम ग्रेट अफ्रीकन वॉल बना रहे हैं, ठीक है। ग्रेट अफ्रीकन वॉल किस लिए बना रहे हैं, ताकि हम जो सहारा का डेजर्ट है उसको एक्सपैंड करने से रोक पाए। बेसिकली ये जो साहेल रीजन है इसके नॉर्थ में सहारा का डेजर्ट लाई करता है, राइट। और उसके साउथ में नाइजीरिया हो गया, यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जैसा बायोम लाई करता है, ठीक है। कैमरून ये सब हो गया। तो ये जो साहेल का रीजन है एक तरीके से अफ्रीका का बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा गरीब और ये सबसे ज्यादा जो कि कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है वो साहेल रीजन ही है अफ्रीका का। सो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में बना रहता है। अब साहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो सेनेगल, मॉरिटियाना, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया का नॉर्दर्न पार्ट, चैड, सूडान, इरिट्रिया, ये पूरा जो है किस में आता है हमारा, ये पूरा साहेल रीजन का पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। सो अभी ये किस बात के लिए न्यूज में, तो एक अलायंस था, इकोवास करके अलायंस था, जिसके बारे में भी अभी हम आगे चल के देखेंगे। इकोवास एक अलायंस था जिससे माली, बुर्किना फासो और नाइजर निकल गए, ठीक है। इन तीनों ने इकोवास जो इनका अपना रीजनल अलायंस चलता था उसे छोड़ दिया है। सो बेसिकली इकोवास अभी हम आगे चल के भी देखेंगे, बट इकोवास का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे कि बेनिन हो गया, ये सारे अभी हम जब इकोवास के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे। बुर्किना फासो हो गया, सो बुर्किना फासो इसका मेंबर था पर अब उसने छोड़ दिया है। काबो वेर्दे, ठीक है, केप वेर्दे है, कोट डिआइवरी हो गया, गाम्बिया हो गया, घाना हो गया, गुयाना हो गया, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग इसके मेंबर्स थे। तो इन तीन ने बेसिकली माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने इसे छोड़ दिया है। और अभी इकोवास के बारे में जो पूरा डिटेल में वो जब हम ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तब हम वहां पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये रीजन के बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा
टेररिज्म अफेक्टेड हो गया, या यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है और एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अलकायदा हो गया या फिर आईसिस हो गया, वो अपना यहाँ पे अपना जो फुटहोल्ड है उसको एक्सपैंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो रशियन मर्सनरीज हो गए जैसे कि वैगनर ग्रुप हो गया, वो भी अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पे बस आप वैगनर ग्रुप का नाम याद रखना कि ये क्या है, रशियन मर्सनरी का ग्रुप है। बाकी हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजों को फोकस करने की जरूरत नहीं है। सो हाँ, अब इसके बाद अपन चलते हैं इसराइल पे। सो इसराइल क्या है? तो इसराइल एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। अब कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हम देखेंगे जो कि इसराइल में सिचुएटेड है, जैसे कि सी ऑफ गलीली। सी ऑफ गलीली एक इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर सोर्स है जो कि इसराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगल में हमें गोलान हाइट्स दिख रहा होगा। ये गोलान हाइट्स सीरिया का इलाका है जो कि इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। देन देयर इज जॉर्डन रिवर, जैसे कि हमने पैलेस्टीन के लिए देखा था, जॉर्डन रिवर भी इसराइल के ईस्ट में सिचुएटेड है। जो इसराइल है वो पूरी तरीके से मेडिटेरेनियन के कोस्ट को ऑक्यूपाई करता है। लाइक जो इसराइल का वेस्टर्न पार्ट है वो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद देयर इज गल्फ ऑफ अक्वाबा जो यहाँ पे सदर्न साइड में जो है इसके सिचुएटेड है इसराइल के, ठीक है। इसराइल इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है, किसके थ्रू? सिनाई पेनिनसुला के थ्रू। ये सिनाई पेनिनसुला है, इसके थ्रू इसराइल किससे बॉर्डर शेयर करता है? इजिप्ट से, ठीक है। तो इसराइल इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है। इसराइल जो है पैलेस्टीन की जो गाजा स्ट्रिप है और अपना जो वेस्ट बैंक का सेटलमेंट है उनसे बॉर्डर शेयर करता है। जॉर्डन से बॉर्डर शेयर करता है, सीरिया और लेबनान से करता है, ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ठीक है, जो पैलेस्टीन मिलके दोनों भाग बनाते हैं उनसे बॉर्डर शेयर करता है, राइट। सो इसके बाद हमें इसराइल में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो है बेसिकली कि सबसे पहले तो इसराइल एंगेज्ड है हमास के साथ, क्योंकि जो इसराइल में अटैक हुआ था, हमास ने किया था, तो सबसे पहले उसके साथ वॉर में एंगेज्ड है। उसके बाद देयर आर हूथी रिबल्स जो यमन में है और कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहते हैं, कहां पे? इसराइल पे। देन ईरान के साथ तो इसराइल का परपेचुअल दुश्मनी है, ठीक है। उसके बाद जो हिजबुल्लाह हो गया, उस ग्रुप के साथ भी ईरान जो है इसराइल एंगेज रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ रीजनल ग्रुप्स हो गए। उसके बाद मोरांग एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया, फर्टाइल लैंड है जो कि खान यूसुफ और रफा के बीच में लाई करती है। इसको इसराइल ने बेसिकली पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया और एक ईस्ट वेस्ट सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाया है, ठीक है, रफा और खान यूनिस के बीच में, राइट। तो इसको मोरांग एक्सिस बेसिकली कहाँ है, जो फर्टाइल लैंड है, तो वो आप इसके बारे में याद रखना। दूसरा, गाजा स्ट्रिप में ये लोकेटेड है। और तीसरा, इसराइल ने ईस्ट वेस्ट सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। किनके बीच में ये लोकेटेड है? रफा और अपना खान यूनिस के बीच में। फिर देयर इज येलो लाइन, ठीक है, ये टेम्पररी जो एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है जो कि यूएस ने अभी अभी सीज फायर करवाया था, तो उससे बेसिकली ये बनाई गई है। येलो लाइन के ईस्टर्न साइड में, ठीक है, येलो लाइन के ईस्टर्न साइड में इजरायली कंट्रोल्ड गाजा है और येलो लाइन के वेस्टर्न साइड में जो पैलेस्टाइन का जो पूरा जोन है वो लाई करता है। ये येलो लाइन के वेस्टर्न साइड में पैलेस्टाइन का जोन लाई करता है। तो हमें बस यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि येलो लाइन कहाँ सिचुएटेड है? येलो लाइन पैलेस्टीन में सिचुएटेड है, ठीक है। सो इसके बाद जो इसका कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसराइल का, वो ये है कि इसराइल हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट एक तो फ्रेंड है और इसराइल हमें बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करता है डिफेंस की, जो कि बहुत सारे नेशंस हमारे साथ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। दूसरा, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में इनोवेशन हो रहा है, एज इन ड्रिप इरिगेशन हो गया और बहुत अलग अलग जो इरिगेशन के तरीके हैं, वो सारे भी इसराइल ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से शेयर किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज अगर आपको बता दूं तो हाँ, इसराइल में हम एक चीज देखना भूल गए थे कि ये जो इसराइल का पार्ट है इसको हम नागेव डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम नागेव डेजर्ट बोलते हैं। सी ऑफ गलीली हमने देख लिया था। डेड सी भी इसराइल और जॉर्डन के बीच में ही सिचुएटेड है, ठीक है। और हाँ, जॉर्डन रिवर हम देख चुके हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है इसराइल में, हाइफा, टेल अवीव वहां की कैपिटल है। देन देयर इज गाजा और रफा, तो ये सब हम पैलेस्टीन में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, राइट। उसके बाद गोलान हाइट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि वो इसराइल ने सीरिया से एनेक्स किया हुआ है, क्योंकि वो एक हाइट पे सिचुएटेड जगह है जो कि इसराइल को अपने एरिया का बेटर कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है। ऑल्सो इलियत एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसराइल का जो कि रेड सी पे लाई करता है, राइट। सो
इलेट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो इजराइल का, जो कि रेड सी पे लाई करता है। इसके बाद अपन चलते हैं यमन पे। अब जो मैंने आपको हूथी रिबल्स बताए थे, ठीक है, हूथी रिबल्स बेसिकली कहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है यमन में। यमन जो कि बाब अल मंदाब के मुहाने बैठता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेड का जो पूरा अपना जो ट्रेड का पूरा चोक पॉइंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ठीक है, रेड सी से लेकर जो गल्फ ऑफ अदन तक कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। सो यमन बाब अल मंदाब के एकदम मुहाने बैठता है और एक गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, तो एकदम सामने ही बैठता है। अब यहां पे बेसिकली हूथी रिबल्स का कब्जा है। अब पार्ट ऑफ यमन जो है हूथी रिबल्स के कब्जे में है। उससे बेसिकली क्या होता है कि ये जो चोक पॉइंट है बाब अल मंदाब का, यहां पे जब चाहे तब हूथी रिबल्स अटैक कर सकते हैं और यहां पे ट्रेड को डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगहें देखना चाहें जो कि हमें यमन के एसोसिएशन पता होनी चाहिए, जैसे हमने अलग अलग अभी तक जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट के रीजन्स देखे, वहां कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम देख लिए कि अगर वो आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि किस कंट्री में वो जगह लोकेटेड है, ठीक है। वैसे ही सना हो गया, होदायदा हो गया और अदन हो गया, ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, यमन में लोकेटेड है। हूथी रिबल्स के बारे में पता होना चाहिए किस कौन सी जगह से एसोसिएटेड है, तो वो भी यमन से एसोसिएटेड है। और यमन की अगर हम लोकेशन देखें तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो बाब अल मंदाब हो गया, यहाँ रेड सी हो गया और यहाँ गल्फ ऑफ एडन हो गया, ठीक है। तो यमन जो है तीन तरफ से रेड सी, बाब अल मंदाब और गल्फ ऑफ एडन से बाउंडेड है। यमन की राइट जो यमन के ईस्ट में कंट्री सिचुएटेड है वो है ओमान, और यमन के नॉर्थ में कौन सी कंट्री सिचुएटेड है वो है सऊदी अरेबिया, राइट। एंड इसके बाद हाँ, जो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें पता होना चाहिए थे वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद अपन चलते हैं कि हमें ये सब पता ही है कि जो अगर लाइक हूथी रिबल्स सबसे ज्यादा किस चीज को डिसरप्ट कर सकते हैं, बाब अल मंदाब के जो ये अपना क्रूशियल चोक पॉइंट है इसको डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके अगर इसको डिसरप्ट किया तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है वो रुक सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज हमारे लिए जरूरी है, यहाँ पे हुदैदा, ठीक है, ये हुदैदा जो पोर्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड सी का पोर्ट है, ठीक है, जहां से यमन का जो मेजर ह्यूमैनिटेरियन एड जाता है यमन को, वो हुदैदा पोर्ट से ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना लाइक अपना कब्जे के लिए लड़ाई यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती रहती है। ऑल्सो एक जो ये आइलैंड हमको दिख रहा है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन से आगे जाके जब ये बेसिकली हम किसके इलाके में आ गए, हम इंडियन ओशन में जब जाते हैं गल्फ ऑफ एडन से, तो बेसिकली इस आइलैंड का नाम है सोकोट्रा आइलैंड, ठीक है। ये टेरिटरी किसकी है? ये सोकोट्रा आइलैंड टेरिटरी है बेसिकली यमन की, ठीक है। तो ये सोकोट्रा आइलैंड है और ये किसकी टेरिटरी है? यमन की टेरिटरी है। तो सोकोट्रा आइलैंड हो गया और सना हो गया, हुदैदा पोर्ट हो गया, वो भी यमन में सिचुएटेड है, और एडन हो गया, ठीक है, एडन भी जो है अमन में यमन में ही सिचुएटेड है, और गल्फ ऑफ एडन इस बाउंडिंग जो है अपना यमन को सदर्न साइड से, ठीक है। और सना जो है बेसिकली यमन की कैपिटल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हमने हमको डिस्कस करनी थी वो हमने अपने कंटेंट से एसोसिएटेड कर ली हैं, और जो बाकी कुछ थोड़ी और डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? हम उसे डूरन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर एग्जिस्ट करता है उसको हम डूरन लाइन बोलते हैं, जो कि 1893 में ये चीज बेसिकली डिसाइड हुई थी। तब जो ब्रिटिश इंडिया था और उसके और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर था, आज वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें तोरखम क्रॉसिंग है, ये तोरखम क्रॉसिंग है, ठीक है। और दूसरा चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि यहीं पे थोड़ा लाइक नीचे की साइड में कांधार अफगानिस्तान और क्वेटा पाकिस्तान को बेसिकली कनेक्ट करती है, यहाँ कहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अभी रिसेंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारी स्कर्मिशेस हुई थी, ठीक है। सो ये दोनों क्रॉसिंग के बारे में अगर हमें पता होगा कि तोरखम और जो हमारी चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है ये दोनों पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो कई बार जो है हमें अलग अलग अगेन टर्म्स में कंफ्यूज करने की कोशिश अगर होती एग्जाम में, जैसे रफा क्रॉसिंग दे दे, ठीक है, और उसके बाद जो है हमें ये अपना तोरखम क्रॉसिंग दे दे एंड उसके बाद चमन बॉर्डर क्रॉसिंग दे दे, तो हम अगर हमें पता होगा कि ये तोरखम क्रॉसिंग और ये जो चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ठीक है। सो हम इजीली जो है अपने जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा
तोरखम क्रॉसिंग के बारे में जो खास बात है वो ये है कि जो हमारी एंशिएंट ग्रैंड ट्रंक रोड थी, ठीक है, जो कि खैबर पास के रीजन से होके पास करती थी, तो वो बेसिकली यही तोरखम क्रॉसिंग से होके गुजरती है, राइट। और ये दोनों जो अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक इंपॉर्टेंट रूट है, तो बिकॉज इन दोनों के बीच में स्कर्मिशेस चल रही है इसलिए ये बंद हो गया है। जो दूसरी बहुत ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंट रूट थी वो चमन क्रॉसिंग है, जैसे कि मैंने बताया, यही साउथ में क्वेटा और जो पाकिस्तान का क्वेटा है और अफगानिस्तान का कंधार है उसके बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जब भी इनके बीच में अपना टसल होता है तो वो भी बंद चालू होती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बस इतना ही पता होना चाहिए था कि ये जो हमारी तोरखम क्रॉसिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और जो हमारी ये अपना चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अब अपन चलते हैं जो अपना हाँ, अब हम चलते हैं ईरान पे। सो ईरान रिसेंटली क्यों न्यूज में है? बेसिकली ईरान में सबसे पहले तो ईरान में अमेरिका और इसराइल ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की थी जो ईरान के बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। उसके बाद अमेरिका और ईरान का वॉर चालू हो गया जिसमें दोनों साइड में बहुत ज्यादा जो है टसल हुई, ठीक है। तो इस चीज से एसोसिएटेड हम अलग अलग फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो सारे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ईरान के नेबर्स कौन कौन से हैं? तो ईरान की ऊपर साइड में सिचुएटेड है तुर्कमेनिस्तान, ईरान के ईस्ट में सिचुएटेड है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। ईरान के वेस्ट में सिचुएटेड है इराक, नॉर्थ में अजरबैजान और देयर इज कैस्पियन सी, ठीक है। साउथ में ईरान के है पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके सारी जो है कवायदें चल रही हैं। सबसे पहले क्या किया अमेरिका ने, आप मैप पे जो चारों पॉइंट देख रहे हो, इस्फहान और फोर्दो, नतान्स, ये तीनों पॉइंट क्या है? ये तीनों पॉइंट वो ईरान के जहां पे न्यूक्लियर साइट्स थी, जहां पे प्रोबेबल ईरान अपने न्यूक्लियर को एनरिच कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, ये वो प्रोबेबल साइट्स थी जहां पे अमेरिका ने ईरान को हिट किया है। तो अगर हमें इस्फहान, फोर्दो या नतान्स कहीं पे भी हमें ऑप्शन में दिखेगा तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ईरान में सिचुएटेड है और यहाँ पे ईरान अपना जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट कर रहा था, ठीक है। कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स जो ईरान से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए वो है जाग्रोस माउंटेन, ठीक है, वो भी ईरान में सिचुएटेड है। देयर इज एल्ब्रस माउंटेन जो कि ईरान के नॉर्थ में सिचुएटेड है। कैस्पियन सी, जैसा कि मैंने बताया, कैस्पियन सी क्या है? कैस्पियन सी कोई लाइक इट्स नॉट सी लाइक अरेबियन सी। कैस्पियन सी एक इनलैंड सी, बहुत बड़ी लेक है जिसको वो इतनी बड़ी है कि हम उसको अपना कैस्पियन सी बोल देते हैं। और ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने सोच रखा है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी कि कैस्पियन सी के थ्रू हम ट्रेड करें, ऑल करें, बट अभी वो सब जो है एक लाइक होल्ड पे पड़ा हुआ है। जो और एसोसिएटेड इससे फीचर्स है वो भी हम आगे देखेंगे, पर अभी हम यहाँ पे और चीजें आगे देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल देख ली। अब ये न्यूज में क्यों था रिसेंट में बेसिकली? सो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने बेसिकली अटैक किया था किस पे? ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं। नतान्स 220 किलोमीटर साउथ ऑफ तेहरान लोकेटेड है, फोर्दो 95 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ तेहरान लोकेटेड है और इस्फहान 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ तेहरान लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बंदर अब्बास पोर्ट हमारा, ठीक है। सो बंदर अब्बास पोर्ट पे क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुए थे वहां पे, ठीक है। अगेन जो ईरान और इसकी इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है उसी की वजह से जो हमारा बंदर अब्बास पोर्ट है यहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है, एकदम टिप ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पे बंदर अब्बास पोर्ट सिचुएटेड है, राइट। यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। किस लिए बनाया था? ताकि वो थ्रू चाबहार अफगानिस्तान में अपना इंडिया के अपना थ्रू सामान एक्सपोर्ट कर पाए एंड जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पे आर्मीनिया हो गया, वहां तक भी इंडिया अपना सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहुंचा पाए, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं और चाबहार पोर्ट जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पे सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ ओमान बेसिकली ये पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और ये गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पे चाबहार पोर्ट सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान का यहाँ पे रीजन है, यहाँ चाइना ने भी एक ग्वादर पोर्ट ले रखा है, ठीक है। उसने चाइना ने वहां पे ले रखा है, हमने यहाँ पे ले रखा है। तो चाबहार पोर्ट भी इसीलिए न्यूज में था जैसा कि मैंने INSTC का बताया। अभी हम आगे इसको थोड़ा और देख लेंगे, ठीक है। जो ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान रीजन है वहां पे ये सिचुएटेड है, राइट। एंड खर्ग आइलैंड। सो खर्ग आइलैंड अभी किस लिए न्यूज में था कि जो
बेसिकली पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है यहाँ पे, और जो ईरान का 90% जो ईरान की डोमेस्टिक ऑयल और गैस की नीड होती है वो खर्ग आइलैंड से पूरी करता है। तो बेसिकली अमेरिका ने अभी रिसेंट में ईरान से बोला था कि वो लैंड इन्वेजन कर देंगे खर्ग आइलैंड पे, इसीलिए ये थोड़ा प्रोमिनेंस में आ गया और ये ईरान में लोकेटेड है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि खर्ग आइलैंड किस चीज, कहां से, किस चीज से एसोसिएटेड है, वो ईरान से एसोसिएटेड, ठीक है। एंड इसके बाद जो इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, या ईरान जो है इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इवन अमेरिका को भी मानता है कि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अपनी चलती रहती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट चलने का रीजन क्या है कि दोनों एक दूसरे को लाइक ईरान जो इसराइल का एग्जिस्टेंस है उसको लेजिट नहीं मानता है और वो पैलेस्टीन को एज अ स्टेट पूरा एस्टैब्लिश करना चाहता है। एंड ऑन द सेम लाइंस यूएस बिकॉज इसराइल को बैक करता है, इसलिए यूएस जो है ईरान पे अपना लाइक प्रेशर बनाता रहता है, ठीक है। ऑल्सो ईरान जो है ईरान में 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, जो वहां पे डोमिनेंट जो वहां पे गवर्नमेंट थी जो कि यूएस बैक्ड थी, उसको हटा के एक पूरा डिफरेंट स्ट्रक्चर आ गया था जिसके भी अगेंस्ट यूएस है। तो यूएस एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम ईरान के अगेंस्ट एक्ट करता रहता है, कभी सैंक्शंस लगा के, कभी जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि जो पूरा ईरान और अमेरिका का जो पूरा वॉर चल रहा है कि उसने पूरी जो उनकी टॉप मोस्ट लीडरशिप है उसी को खत्म कर दिया है, ठीक है। बट हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो एक एक करके हमने देख ली। जो हमें जहां पे भी अमेरिका ने अटैक किया था वो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। जो चाबार पोर्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, खर्ग आइलैंड जो कि लोकली अपना ईरान की जो लोकल डोमेस्टिक ऑयल की नीड, ऑयल और गैस की नीड जो पूरी करता है वो हमने देख लिया। इसके बाद हम जब लाइक नेक्स्ट अपने उसमें जो है सेक्शन में डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या प्रोमिनेंस है। बट अभी हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो देख ली, ठीक है। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने किस चीज का यूज किया था, तो 30,000 LB के GBU-57, ठीक है, बॉम्ब का यूज किया था। तो बेसिकली ये भी अगर हमें कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है, इसको ड्रॉप किया था अमेरिका ने। अब हम देखते हैं दुनिया में जो कुछ इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपको मैप है ये दिखाता है कि कौन से कहां से किन किन जगहों से कितने कितने ट्रेड होती है, मतलब वर्ल्ड का ट्रेड का कितना परसेंटेज कहां से गुजरता है, ठीक है। सो ये आप बाब अलमंदाब देखो, ठीक है, यहां से दुनिया का 22.6% गुजरता है दुनिया का ट्रेड। देन देयर इज मलाका स्ट्रेट जिसके सर पे इंडिया बैठता है। सो मलाका स्ट्रेट को इंडिया बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। देन साउथ चाइना सी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हॉटस्पॉट है, जहां पे चाइना अपना कब्जा बनाना चाहता है और पूरी दुनिया चाहती है कि जो साउथ चाइना सी है वहां पे रूल बेस्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो और वहां पे चाइना की हेजेमनी ना स्टैब्लिश हो पाए, ठीक है। देन देयर इज इंग्लिश चैनल, गिब्राल्टर स्ट्रेट, पनामा कनाल, यहाँ पे अगेन जो अमेरिकन एफर्ट्स के द्वारा यहाँ पे बेसिकली ये भी क्या था, इस्तमस था मतलब एक पतला सा स्ट्रिप ऑफ लैंड था जो कि आपस में नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता था। बट जो ईस्ट से वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में जाने में बहुत ज्यादा तेल पानी खर्च हो जाता था, तो उस चीज को बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पे पनामा कनाल बनाई। पनामा कनाल से बेसिकली रास्ता छोटा हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। हम वो चीजें देख लेते हैं जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में बनी हुई है ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। सो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम देखते हैं। अभी हमने ईरान में देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और जो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, उन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाई करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नेचुरली इस तरीके से अपना लाई करता है, ठीक है, वो नेचुरली ही इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब इसका इतना प्रोमिनेंस क्यों है, क्योंकि जो हमारे गल्फ के नेशंस हैं वो बहुत बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है। इंडिया की एट लीस्ट 80%, 80 to 90% LNG और ऑयल की नीड्स पर्शियन गल्फ से ही पहले पूरी होती थी, 80 to 90%। अब इंडिया ने घटा के 60 to 70% अभी भी इंडिया की ऑयल की नीड एटलीस्ट पर्शियन गल्फ से ही पूरी होती है। और ऑलमोस्ट 90% इंडिया के LPG इंपोर्ट्स कहां से होते हैं, पर्शियन गल्फ के थ्रू ही होते हैं, राइट। ना ही केवल भारत के, बल्कि जो और हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, ठीक है, उनके वो सारे इंपोर्ट्स यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पतले से रीजन से होके गुजरते हैं। अब दिक्कत क्या यहां पे आई है कि ये इतना पतला स्ट्रेट है कि जैसे अभी ईरान और अमेरिका में हुआ वॉर, तो ईरान ने बेसिकली इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, राइट। एंड उसके बाद जो ये नेबरिंग कंट्रीज है उस पर उसने अटैक किया, तो उसकी वजह से दुनिया में ऑयल का जो पूरा प्रोडक्शन है वो रुक गया। एंड अब मान लो सिर्फ
इस रीजन में ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट ऑयल की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड होती हैं। तो अगर कहीं पे भी सप्लाई कम होती है, ठीक है, और डिमांड उतनी या बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवरशूट कर जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी पर्शियन गल्फ है उसको कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड करती हैं। ठीक है, सबसे पहले कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान है ही, ठीक है, एंड यूएई हो गया। ठीक है, सो ये सारे नेशंस हैं जो किसको बाउंड करते हैं, पर्शियन गल्फ को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कौन कौन से दो प्रोमिनेंट नेशन बैठे हुए हैं आमने सामने, तो ये यूएई हो गया और ये अपना ईरान हो गया और यहां से ओमान हो गया। ठीक है, ये तीन के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलोंग साइड ये तीन नेशंस, ठीक है, ऊपर नीचे बैठे हुए हैं, राइट। सो इसका इस जगह का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इतना महीन सा चोक पॉइंट है कि अगर यहाँ पे थोड़ी भी कोई दिक्कत हुई तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस ओवरशूट कर जाएंगे। ठीक है, सो ईरान ने बेसिकली, जब ईरान पे बहुत ओवरवेलमिंगली अमेरिका के अटैक्स होने लगे, तो ईरान ने इसी पर्टिकुलर पोर्ट को जो है ब्लॉक कर दिया, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि ईरान बाउंड करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ओमान करता है एंड यूएई करता है। ये तीन नेशंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाउंड करते हैं और कोई नेशन नहीं करता है। ठीक है, अगर हमें ऑप्शन है और कोई नेशन दे रखा हो तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाउंड नहीं करता है। ठीक है, सऊदी एंड ऑल अगर कुछ भी आ जाए, राइट। और ये क्यों प्रोमिनेंस में, ये भी हमने देखा। दुनिया की जो एनर्जी डिपेंडेंस है ऑलमोस्ट इंडिया के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, 41 से 53% इंडिया का जो क्रूड ऑयल है यहीं से आता है। ठीक है, 50% एलएनजी इंडिया की यहीं से पास होती है। सो और जो 90% ऑफ इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली कहां से आते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होते हैं। बेसिकली वर्ल्ड का 50% एलएनजी यहां से पास होता है और इंडिया के 90% इंडिया के जो एलएनजी इंपोर्ट्स हैं वो यहां से आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें एटलीस्ट इतना देख के समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर वो ब्लॉक हो गया तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। कई बहुत जगहों में फ्यूल शॉर्टेजेस हो सकती हैं, जैसे अलग अलग नेशंस अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखते हैं। इंडिया में भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व प्लस ऑयल रिफाइनरी का जितना भी रिजर्व मिला के कुल 70 दिन के आसपास का तेल मौजूद है। बट अगर यहाँ पे रिफाइनरीज वापस से चलना नहीं चालू करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, सो अभी हमने रिसेंट में ही देखा था एलपीजी क्राइसिस किस तरीके से जो है सिलेंडर्स मिलने बंद हो गए थे एंड ऑल हो गया था। तो इसीलिए ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री और ओपनली ऑपरेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम है क्वेशम, अबू मूसा और तुम्स। ये आइलैंड्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक है और इन्हें कौन कंट्रोल करता है, ईरान कंट्रोल करता है। इसीलिए ईरान पूरे जो एरिया को इंडिविजुअली कंट्रोल कर भी पा रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं पर्शियन गल्फ पे। पर्शियन गल्फ, जैसे कि मैंने बताया, हमने पर्शियन गल्फ की सारी नेबरिंग कंट्रीज देख ली हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ में बहुत दुनिया का मेजर पार्ट ऑफ जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो वर्ल्ड का प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है वो पर्शियन गल्फ में लाई करता है। 30% ऑफ नेचुरल गैस का रिजर्व, इसलिए ये भी जो पूरा तेल पर्शियन गल्फ में प्रोड्यूस हो रहा है वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है। तो इसीलिए पर्शियन गल्फ भी एक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी वाटर बॉडी हो जाती है। इसकी हमने नेबरिंग जो कंट्रीज है वो देख लिए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नेबरिंग कंट्रीज देख लिए हैं, और ज्यादा हमें बहुत ज्यादा अपने कॉन्टेक्स्ट में इससे कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दुनिया के क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी दुनिया ही एक तरीके से स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़े तो हर जगह पे स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगेन इंडिया में सेम इशू होगा। ठीक है, इंडिया जो ऑयल और गैस का जो मेजर इंपोर्ट है वो पर्शियन गल्फ के रीजन से आता है। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया हो गया, इंडिया ने कतर से जो है 50 साल का पूरा एग्रीमेंट कर रखा था जो एलएनजी की सप्लाई के लिए, तो वो सारा रुक जाएगा, राइट। ऑल्सो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पर्शियन गल्फ स्टेट्स हैं, वहां पे इंडिया के बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। ठीक है, गल्फ स्टेट्स में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। अगर वहां पे जो, जैसा कि हम देख रहे थे कि जिस तरीके से वॉर चल रहा था और वहां पे अलग अलग जगह पे अटैक्स हो रहे थे, तो वहां की इकोनॉमी एक तरीके से बंद पड़ गई थी। अगर वहां पे लोग काम करना बंद कर देंगे, मतलब इंडियंस के पास रेमिटांसेस आने कम हो जाएंगे। ठीक है, सो इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से और 10 तरीके की इंडिया हमारे पास दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, सो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो भी हमारे वर्कर्स वहां पे गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, वो जो रेमिटांसेस देते हैं वो इंडिया का बहुत ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसका शेयर बनाता है। एंड ये एक तरीके से अगर रुका तो भी इंडिया को अलग अलग तरीके की दिक्कतें आएंगी ही। ठीक है, सो उसके बाद जो इंडिया का जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो भी यूएई और सऊदी अरब एंड ऑल है। ठीक है, तो अगर उसमें भी
वहां पे वॉर चलता रहा तो इंडिया के ट्रेड में भी इंडिया को दोनों तरफ से दिक्कत आएगा। लाइक इंडिया ना ट्रेड कर पाएगा जिससे इंडिया फॉरेन करेंसी अर्न करता है, ना इंडिया के अंदर जो ऑयल आ रहा है, ठीक है, जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो महंगा हो जाएगा। अब इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, जो इंडिया हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, ठीक है। अगर हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत तेजी से कम होने लगे तो हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। मतलब इट्स बहुत दूर का बहुत दूर का लाइक ये गेम है। बट अगर ऐसी क्राइसिस को सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो अगर हमारी ट्रेड बेसिकली कम होती रहे जो हम दुनिया से कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि यूएई और सऊदी हमारा मेजर रीजन है ट्रेड का, और हमारा जो इंपोर्ट का बिल बहुत ज्यादा सर्च करता रहे तो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी क्राइसिस आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पर्शियन गल्फ को लेके, ठीक है। सो अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं बाबल मंदाब। बाबल मंदाब की भी हमने इसके पहले भी बात करी थी, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, मिडिल ईस्ट, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पे बेसिकली एक मेजर चोक पॉइंट है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ये कनेक्ट करता है, फिर इवेंचुअली अरेबियन सी या इंडियन ओशन में ये जाके खुल जाता है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं, तो यमन हो गया हमारा, जिबूती हो गया और इरिट्रिया, ये 3 कंट्रीज हम इसको बेसिकली अपना जो क्या कहते हैं बाबल मंदाब है उसे सराउंड करती है, ठीक है। न्यूज में क्या होता, अगेन हूती रेबल्स जो यमन के हैं वो जैसा कि मैंने बताया था जो बाबल मंदाब से कार्गो शिप्स गुजरते हैं वो इस पे हमला करते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए अलग अलग नेशंस ने जो अपनी एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स करके, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो कि यूएस के अंडर चलती है, इवन जो इंडियन नेवी है वो भी यहाँ पे गार्ड करती है कि यहाँ से जो शिप्स हैं वो पीसफुली निकल पाए, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चोक पॉइंट हो गया, ठीक है। सो हाँ, इससे जो एसोसिएटेड था जो हमारा बाबल मंदाब से, वो यही सारी चीजें हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका पे। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका किसे जोड़ता है, सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। सो स्ट्रेट ऑफ मलाका अंडमान सी जो कि किसका पार्ट है, अंडमान सी पार्ट है इंडियन ओशन का, उसको किससे जोड़ने की कोशिश करता है, साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का, ठीक है। सो स्ट्रेट ऑफ मलाका जैसे कि हम बाकी स्टेट के बारे में देख सकते हैं, बहुत पतली सी वाटर बॉडी है और ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जहां से दुनिया का लगभग 30% ट्रेड गुजरता है और इंडिया का ऑलमोस्ट 55% ट्रेड वॉल्यूम यहां से गुजरता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं किन किन देशों के बीच में ये मौजूद है। तो इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया इसके जो है वेस्ट में लाई करता है। देयर इज ईस्ट में मलेशिया हो गया, राइट, एंड इसके जो अपना नीचे सिंगापुर इसके साउथ में लाई करता है, ठीक है, सिंगापुर यहाँ पे साउथ में लाई करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो नेशंस हैं वो बेसिकली इसको उनके बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाका लाई करता है, राइट। अब यहाँ पे इंडिया के लिए क्या, क्यों स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया के लिए क्या प्रोमिनेंस है, तो बेसिकली यहाँ पे जहां इंडोनेशिया चालू होता है, जहां से उसके जस्ट ऊपर इंडिया का अंडमान निकोबार चेन ऑफ आइलैंड्स लाई करता है, राइट। इंडिया का अंडमान निकोबार जो चेन ऑफ आइलैंड्स है उसी के अंडमान सी से को ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलाका साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है। अब अगर इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ है तो इंडिया एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलाका का गार्जियन अपने आप को या गेट कीपर ऑलमोस्ट कंसिडर करता है या मानता है। और मतलब अभी तक हमारे पास उतना वेर विदौल नहीं है कि हम उसको एकदम स्ट्रेट ऑफ मलाका को हर तरीके से कंट्रोल कर सकें, बट जैसा कि हम अपना डेवलपमेंट सोच रहे हैं अंडमान निकोबार पे करने का, ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हैं वहां पे, हम उसको अंडमान निकोबार को और अच्छी तरीके से मिलिटराइज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम, बिकॉज अंडमान निकोबार आइलैंड्स इतनी सही लोकेशन पे मौजूद हैं, तो इंडिया कैन एक्चुअली डोमिनेट स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, अभी हम आगे चल के क्रा कैनाल देखेंगे, तो बिकॉज ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई ये चाइना को भी बताया, तो चाइना ने इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि एक ऑल्टरनेट रूट बनाने के लिए थाईलैंड को पूरा बीच में से आधा काट के क्रा कैनाल बनाने का एक पूरा प्रोजेक्ट प्रपोज किया हुआ है, जो कि मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का पे जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए उसको प्रपोज किया जा रहा है, राइट। सो मलाक्का की इंपॉर्टेंस किस चीज के लिए है, जो ट्रेड होती है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के बीच में, उस ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ये भी एक ग्लोबली बहुत फेमस चोक पॉइंट है। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एंड उसके बाद जो हाँ सो जितनी हमें स्टेट ऑफ मलाका के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए थी वो हमने यहाँ पे देख ली हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 स्टेट हैं बट ये न्यूज में नहीं रहे हाल ही में, तो इसुंडा स्टेट हो गया, लॉम्बोर्ग स्टेट हो गया, तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं ताइवान स्टेट पे। ठीक है, सो ताइवान स्टेट चाइना और ताइवान के बीच में एग्जिस्ट करता है। ताइवान को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है और दुनिया की बहुत कम ही नेशन है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्यों हमारे न्यूज में, तो ये बेसिकली इसलिए न्यूज में क्योंकि चाइना ने यहाँ पे एक अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी और चाइना जो ताइवान पे हमेशा से ही एक थ्रेट लगा रहता है कि चाइना उसको कैप्चर कर लेगा। दूसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग कॉरिडोर है कि यहाँ से भी दुनिया का 44% ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जो शिपिंग फ्लीट है वो मूव करता है, इसलिए एक तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन सकता है। और चाइना जिस तरीके के सुपर पावर उभर के आ रहा है, लाइक जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, तो वो कहाँ कब किस चीज पे क्या कर दे हमें उस चीज पे भरोसा नहीं है। ठीक है, इंडिया के लिए ताइवान क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ताइवान जिस तरह इंडिया के इजराइल के साथ रिश्ते हैं टेक्नोलॉजिकली चीजों को लेके, वैसे इंडिया में सेमीकंडक्टर की इन्वेस्टमेंट से लेके और भी बहुत सारी चीजों में हो गया। तो ताइवान इंडिया को टेक्नोलॉजिकली ताइवान इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडिया का जो है ताइवान के साथ जो है बायलेटरल ट्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज अगर मैं बता दूं तो इंडिया ऑल्दो ताइवान के साथ ट्रेड करता है, सब कुछ करता है, पर इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी में मानता है, वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, सो वन चाइना पॉलिसी बेसिकली क्या है कि चाइना पूरी दुनिया को ही ये फोर्स करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि चाइना और ताइवान एक ही देश है और वो उनके आपस का मसला है कि वो कैसे उसको हल करें, बट पूरी दुनिया जो है उसको अलग ना बोले। राइट, सो उसके बाद जो है अपन, हाँ यहाँ पे एक और चीज है, ये डेविस लाइन या मीडियन लाइन जो कि इसके ताइवान स्टेट के बीच से गुजरती है, जिसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये है मीडियन लाइन। ठीक है, इसको बेसिकली चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर डेविस लाइन अगर हमसे पूछी जाए कहाँ कौन दो नेशंस के बीच में लाई करती है, तो चाइना और ताइवान के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ तोंकिन। गल्फ ऑफ तोंकिन बेसिकली यहाँ पे सिचुएटेड है, जैसा कि हम देख सकते हैं चाइना में ही, ये जो लाइक चाइना और वियतनाम के बीच में गल्फ ऑफ तोंकिन सिचुएटेड है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है और ये बेसिकली चाइना इसको नॉर्थ और ईस्ट से बाउंड करता है। ठीक है, और वियतनाम वेस्ट में है, हाइलैंड आइलैंड चाइना का इसके ईस्ट में लाई करता है। राइट, सो ये क्यों न्यूज में है, तो चाइना क्या करता है, चाइना हर कुछ दिनों में अपनी मैरीटाइम बाउंड्री कभी बढ़ाता रहेगा, कभी अपनी जो उसकी लैंड बाउंड्री है उसको बढ़ाता रहेगा। जैसे कि हम देखते रहते हैं बार बार अक्साई चीन में उसके लाइक अक्साई चीन को एक्सपैंड करना हो गया या फिर अरुणाचल को अपना बताना हो गया, तो ये चाइना का रोज का काम है। तो अगेन सेम, बिकॉज चाइना ने गल्फ ऑफ तोंकिन में भी अपनी एरिया को जो है फिर से और ज्यादा बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, सो जो उसका बेसिकली एग्रीमेंट है वियतनाम के साथ, उससे ज्यादा उसने अपने एरिया को दिखाया, तो इसीलिए गल्फ ऑफ तोंकिन इज इन न्यूज। और किनके बीच में गल्फ ऑफ तोंकिन, बस हमें ये पता होना चाहिए, वियतनाम और चाइना के बीच में गल्फ ऑफ तोंकिन है। ठीक है, सो ये और ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का रिसोर्स रिच रीजन है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से लेके फिशिंग के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, सो अगेन बिकॉज इंडिया को भी अपनी ट्रेड इस जगह से करनी है। ठीक है, साउथ चाइना सी से पूरी दुनिया की ट्रेड गुजरती है, तो इंडिया क्या चाहता है साउथ चाइना सी में क्या हो, या जो चाइना अपनी हरकतें करता रहता है उसमें इंडिया क्या चाहता है, इंडिया बस चाहता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट हो। चाइना कभी भी कहीं भी किसी भी चीज को अपना ना बता दे, इंडिया वो चाहता है। और वो किनके हक में, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो चाइना के जितने भी नेबर्स हैं, वियतनाम हो गया, अपना फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, उन सबके हक में, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते हैं कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर हो वो एस्टैब्लिश हो, ना कि चाइना की विम्स और फैंसीज जो है साउथ चाइना सी में चलती रहें। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक रेड रिवर है जो कि प्राइमरी वाटरवे है, जो कि गल्फ ऑफ तोंकिन में आके अपना वाटर को जो है डिस्चार्ज करता है। ठीक है, इसके बाद देयर इज स्केबोर्ग शोल। अब स्केबोर्ग शोल क्या है, स्केबोर्ग शोल कुछ नहीं, बस कुछ रीफ्स और रॉक से बना हुआ है एक छोटे से, बहुत छोटे से आइलैंड की तरह है, जो कि जो साउथ चाइना सी का रिसोर्स रिच रीजन है वहां पे सिचुएटेड। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे आप एक 9 डैश लाइन देख रहे होगे, ये 9 डैश लाइन ऊपर से नीचे रन कर रही है। राइट, चाइना क्या करता है, अगेन ये 9 डैश लाइन भी चाइना ने बनाई हुई है, और अब इसने रिसेंटली 2023 में 10वां डैश भी डाल दिया है। ठीक है, तो चाइना बेसिकली जो साउथ चाइना सी का रीजन है, अगेन जैसा कि मैंने बोला कि उसको कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो बन पाए वो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये पार्टास आइलैंड दिख रहा है, ये स्केबोर्ग शोल हो गया। ठीक है, स्पार्टले आइलैंड हो गया,
ये एंड देयर इज पार्सल आइलैंड्स। तो ये सारे विवादित ढांचे हैं जो कि ये जो साउथ चाइना सी की जितनी भी कंट्रीज हैं, साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया। सो ये सारे इसके, और यहाँ पे ब्रुनेई भी है, तो ये सारे इसके पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, जो जिनके स्टेक्स हैं। इंडोनेशिया भी हो गया यहाँ पे साउथ चाइना सी में जिनके स्टेक्स हैं, ठीक है। सो अब स्केबोर्ग शोल का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अगर पानी में कोई भी बॉडी आपकी एक्सेस करती हो, ठीक है, आपका एक छोटा सा भी आइलैंड एक्सेस करता हो, जैसे कि स्केबोर्ग शोल है जिसपे चाइना अपना क्लेम करता है, और एट द सेम टाइम इसका फिलीपींस के साथ विवाद है, फिलीपींस भी इस पे क्लेम करता है। अगर ये छोटा सा भी आपका आइलैंड है तो आपको ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपके लाइक आप उसके अराउंड एक्सरसाइज कर सकते हो। तो बेसिकली साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड बना के चाइना क्या करता है, उसके अराउंड का जो रिसोर्स रिच रीजन है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सारी हरकतें करता है, ठीक है। तो स्केबोर्ग शोल अगेन क्यों न्यूज में? क्योंकि फिर से जो है चाइना ने स्केबोर्ग शोल पे एक नेचुरल रिजर्व जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, जो कि बेसिकली फिलीपींस को लाइक मंजूर नहीं है, क्योंकि फिलीपींस भी उस पर अपना दावा ठोकता है। तो बस इसीलिए जो है ये न्यूज में। बट लार्जर जो यहाँ पे चाइना का अपना पूरा पर्सपेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि ये जो 10 डैश लाइन है वो मतलब ये 9 डैश लाइन है, उसके बाद चाइना ने एक और डैश लगा दिया था इसमें, तो वो उसके अराउंड जितनी भी लैंड है वो सारी अपनी मतलब जितना भी वाटर बॉडी उसको अपना बताने की कोशिश करता है। अगर वो उस पर पूरा अपना एक्सरसाइज कर पाएगा तो वहां पे कुछ भी करे, उसकी मर्जी, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली पूरा अपना जितना भी टसल इन सारे नेशंस के बीच में चलता रहता है। यहाँ पे इंडिया का क्या है, जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया, इंडिया बस चाहता है कि यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कि अनक्लॉज हमने बनाया हुआ है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, उसके अकॉर्डिंग चीजें गवर्न हो, ना ही चाइना की जो विम्स एंड फैंसीज हैं कि वो अपना कुछ भी बनाता रहता है, कुछ भी चलाता रहता है, और उसके हिसाब से बिकॉज वो एक हेजेमन है, वहां का रीजनल हेजेमन है, लोग उसकी सारी बातें मान लें। तो इंडिया चाहता है कि फ्री एंड ओपन ट्रेड हो, और यहाँ की जो पूरी अपनी जो वाटर बॉडी साउथ चाइना सी की वो पूरी तरीके से खुली रहे, ठीक है। यहाँ पे फिलीपींस के साथ, जो कि अगेन इसी रीजन में जिसके साथ अपना विवाद है चाइना का, स्केबोर्ग शोल को लेके, उसको इंडिया ने रिसेंट में ब्रह्मोस मिसाइलें भी बेची, ठीक है। तो दोस्त का दुश्मन मतलब दोस्त का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज दैट, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स पे। अभी हमने जो है क्रा कनाल के बारे में पढ़ा था। क्रा मतलब बेसिकली जब हम देख रहे थे मलाका स्ट्रेट को किस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग देश, तो बेसिकली चाइना इनकरेज कर रहा है कि ताइवान क्रा कनाल बनाए और मलाका स्ट्रेट को पूरी तरीके से बाईपास किया जा सके। क्रा कनाल कहाँ पे सिचुएटेड है? थाईलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। थाईलैंड में, सदर्न थाईलैंड में क्रा इस्तमज है। इस्तमज बेसिकली बहुत पतला पीस ऑफ लैंड होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो जैसे कि पनामा कनाल बन गया, ठीक है, जैसे कि स्वेज कनाल बन गया, वैसे ही यहाँ पे क्रा कनाल बनाने की पूरी योजना थी। जो योजना थी ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास किया जा सके, राइट। तो जो है थाईलैंड ने अपना लैंड ब्रिज मेगा प्रोजेक्ट करके इसको पूरा नाम दे रखा है, ठीक है। सो ताकि क्रा कनाल का जो आइडिया है वो एक तरीके से पूरा हो पाए। तो बेसिकली इस यहाँ पे थाईलैंड के लिए क्या फायदा है? तो थाईलैंड से अगर ये रूट होके गुजरेगा तो थाईलैंड वहां से अपनी लाइक उसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, वहां से अपने लिए और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, राइट। जो पोर्ट रोड बनाएगा वहां ट्रांसशिपमेंट हब्स एंड ऑल सब कुछ बना सकता है ना। और चाइना के लिए क्या फायदा है कि चाइना, अगर इंडिया अभी उस स्थिति में है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये स्टेट ऑफ मलक्का, इंडिया अभी उस स्थिति में है कि अगर इंडिया और चाइना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर सकता है। अगर क्रा कनाल भी हो जाएगा तो इंडिया का थाईलैंड पे बस नहीं चलेगा, राइट। यही हमारा जो पूरा इस चीज को लेके है दिक्कत, ठीक है। सो ये पूरी परियोजना है, पूरी योजना है, पर अभी तक ये फुलफिल नहीं हो पाई है, ठीक है। अभी जो स्टेट ऑफ मलाका है वही एग्जिस्ट करता है, बट बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चोक पॉइंट बन सकता है, और इसको बहुत ज्यादा थाईलैंड भी इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, इसीलिए अभी रिलेवेंस में है और इसीलिए अभी न्यूज में भी था, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आईमेक पे, ठीक है। अब आईमेक बेसिकली क्या है? आईमेक बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, जिसको हमने लाइक इंडिया ने मिलके यूरोपियन नेशंस के साथ एनविसाज किया हुआ है, ताकि हम ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स रूट है यहाँ से गल्फ ऑफ एडन में जाने का, बाब अल मंदाब में जाने का, फिर उसके बाद सुएज कनाल से होके फिर यूरोप तक पहुंचने का, उसको और छोटा करके
हमने इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को एनविसाज किया है, जहां पे हम इंडिया का जो कांडला पोर्ट है को कनेक्ट करेंगे। बेसिकली इंडिया का मुंद्रा और जेएनपीटी पोर्ट को बेसिकली हम कनेक्ट करेंगे किससे, यूएई की पोर्ट से। फिर यूएई से थ्रू लैंड होते हुए इजराइल तक सामान पहुंचेगा, फिर इजराइल के हाइफा के पोर्ट से ये बेसिकली यूरोप तक पहुंच जाएगा सामान, ठीक है। तो ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि हमने अपना इसको एनविसाज किया था। ये 2023 में G20 में अनाउंस किया गया था कि इस तरीके से कुछ हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इसमें लोग एसोसिएटेड थे कि ये सारे मिलकर जो है एक अलग पूरा रूट बनाएंगे। जैसे इंडिया ने, अभी हम एक और देखेंगे INSTC, उसको भी एनविसाज कर रखा है। बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट कहीं पे भी ले जाने के लिए, अगर इंडिया से हमें कहीं पे भी दूर ले जाना है, या तो हम पाकिस्तान के थ्रू ले जाएं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, या हम अपने पोर्ट्स के थ्रू ले जाएं, ठीक है। जो पोर्ट्स का रास्ता है वो भी लंबा पड़ता है, चाहे यहाँ से ले जाएं चाहे केप ऑफ गुड होप से ले जाएं, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि उसका ट्रेड की, लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम करने के लिए हम बेसिकली नए नए रूट्स को एनविसाज करते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी इनमें से रूट जो है फ्रक्टिफाई हो पाया तो हमारा काफी लॉजिस्टिक्स में जो पैसा लगता है वो बच जाएगा और एक नया पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके अराउंड खड़ा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये 2023 में अनाउंस हुआ था, बट उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आ गए। एट द सेम टाइम I2U2 भी अनाउंस हुआ था। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए सब मिलके हम सबने एक गुट बनाया था, बट बिकॉज ईरान और जो अपना इजराइल का पूरा वॉर चालू हो गया एंड वो सब कुछ हो गया, इसलिए अभी ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। बट एक ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि हमने एनविसाज किया है। इसका एक और जो है पार्ट ये है कि हम चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टैग्नेट कर गया है, बहुत ज्यादा लाइक काफी नेशंस इससे बाहर निकलने लगे हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम ये पूरा नया रूट एनविसाज कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं INSTC पे, जो जिसका अभी मैंने इसके पहले नाम लिया था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और थ्रू चाबहार पोर्ट होके ये जाना था, ठीक है। ये बंदर अब्बास है यहाँ पे, बट यहाँ पे इंडिया ने उसके बाद चाबहार पोर्ट भी बना लिया था। तो बेसिकली ये क्या था, अगेन सेम यहाँ पे भी जो IMEC में हमने एनविसाज किया है वही सेम चीज एनविसाज है कि ये जो पूरा लंबा रास्ता है इसको लेने की जगह रशिया तक बेसिकली हम यहाँ से घूम फिर के पहुंच रहे थे। हमने कहा क्यों ना अगर हम मुंबई से बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान में, वहां से कैस्पियन सी, जैसा कि मैंने बताया था, कैस्पियन सी से होते हुए, ठीक है, एक बार रशिया में पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हम अपना कोई भी सामान यूरोप में बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क था, जो कि शिप, रेल, रोड सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड थे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से नेशंस इंक्लूडेड है, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बेसिकली कौन कौन से हैं, अलग अलग जो स्थान से, बट इसमें जो मेजर एसोसिएटेड तो थे ईरान, अजरबैजान, फिर रशिया, ठीक है। ये सारे मिला के बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट पूरा हम अपना कंप्लीट करते। पर बेसिकली इस चीज को पूरा करने के लिए जो पूरा इंडिया ने एनविसाज कर रखा था ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बट ऑन द सेम लाइन्स इंडिया ने रिसेंट में जो चाबार पोर्ट पे अपना 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, तो ऑलमोस्ट ये उसी तरफ जो है स्टेप देखा जाता है कि INSTC को ही पूरा करने के लिए इंडिया अपना जो है फुटप्रिंट वहां पे बढ़ा रहा है। एक बार ईरान से इंडिया जो हमारा चाबार पोर्ट है वो अच्छे से ऑपरेशनल हो गया तो उसके आगे का भी लिंक हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट गिवन टुडेज सिचुएशन कि ईरान पे जितने सैंक्शन लगे हुए हैं यूएस के एंड ऑल के, जितने भी यूएस और यूरोपियन नेशंस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, अभी ये प्रोजेक्ट फ्रूटफुल होना बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इवन इंडिया चाबार पोर्ट भी अच्छे से ऑपरेशनल नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिकॉज जो पूरा स्कर्मिश चल रही है ईरान और वेस्टर्न नेशंस के, जो ईरान और इजराइल के बीच में, एंड एज अ रिजल्ट ईरान और यूएस के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं जो कुछ लेक्स न्यूज में रही है, ठीक है। उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो लेक न्यूज में रही है वो है अराल सी। अब अराल सी क्या है, अराल एक लेक है जो कि इतनी बड़ी है कि उसको हम सी के नाम से रेफर करते थे, ठीक है। अराल जो लेक है वो कहाँ सिचुएटेड है, अराल जो सी है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये सिचुएटेड थी। दिक्कत क्या आ रही है, क्यों न्यूज में, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से श्रिंक होती जा रही है, ठीक है। इसका पानी बहुत बुरी तरीके से जो है पूरा पूरा खत्म होता जा रहा है। आप देख सकते हो 1960 में इसकी कोस्ट लाइन कहाँ थी, 73, 87, और 2014 में बस ये थोड़ा सा जो है वाटर की बॉडी बची हुई है, नहीं तो पूरा जो है पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, ठीक है। और ये बेसिकली जो अरलकुम डेजर्ट है वो बनता जा रहा है, ठीक है। सो क्या कारण है इसको ड्राई होने का, जो पूरा जो अराल सी के ड्राई होने का
मेजर जो रीजन है वो क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली दो मेजर रिवर थी जो कि यहाँ पे आके अपना अरल सी को फीड करती थी, जिनका नाम था आमू दरिया और सिर दरिया, ठीक है। इनको बेसिकली डाइवर्ट कर दिया गया, राइट। बिकॉज इनको डाइवर्ट किया गया कॉटन इरिगेशन के लिए, इसलिए अरल सी में जो वाटर की सप्लाई थी वो खत्म हो गई एंड इवेंचुअली अब ये ऑलमोस्ट पूरी डिसअपियरिंग लेक बन चुकी है, ठीक है। तो ये न्यूज में थी तो इसलिए हमने देख लिया, राइट। फिर हम चलते हैं तुलार लेक पे। तुलार लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्यों इतना जो है न्यूज में, तो 130 साल बाद ये बहुत ज्यादा, मतलब 130 साल बाद यहाँ पे पूरा पानी खत्म हो चुका था, पर 130 साल बाद ये रीइमर्ज करी है, ठीक है। कैसे रीइमर्ज करी है? तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स का एक फिनोमेना होता है। बेसिकली क्या फिनोमेना होता है कि ट्रॉपिक्स के पास है, जहां पे हवाई आइलैंड अमेरिका का सिचुएटेड है, वहां से हमें जेट स्ट्रीम का फिनोमेना पता होगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम का फिनोमेना पता होगा। वो जेट स्ट्रीम्स की तरह ही एक बहुत कंसंट्रेटेड विंड्स चलती हैं, जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वो अपना यूएस के ईस्ट कोस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। बिकॉज वो ट्रॉपिक से होके आती हैं और टेम्परेट रीजन में जाती हैं, इसलिए वो बहुत सारा पानी अपने साथ में कैरी कर रही होती हैं। और यहाँ पे ये जो यूएस का ईस्ट कोस्ट है, वहां पे रॉकीज माउंटेन की रेंज सिचुएटेड, ठीक है। तो ये जब टकराती हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर जब रॉकी माउंटेन से टकराती हैं, तो इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। जब इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हमने रिसेंट में देखा कि 130 साल बाद एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से जो उन्होंने पानी सप्लाई किया, उसकी वजह से ये हमारी जो तुलार लेक है वो वापस से रीमर्ज कर गई, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ठीक है। तो नॉर्मली यूपीएससी क्या करता है, जो डिसअपियरिंग लेक है या ऐसी वाटर बॉडीज जो कि खत्म होती जा रही है, उसके बारे में कई बार उसने सवाल पूछे हुए, तो इसलिए हमने इसको देख लिया। ये नॉर्थ अमेरिका में सैन हॉकिन वैली में, कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, ठीक है। एंड या ठीक है, ऑल्सो ये कभी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी वेस्ट ऑफ मिसिसिपी, बट इवेंचुअली ये पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो गई थी। इसके बाद अपन चलते हैं तोनले साप पे, ठीक है। तोनले साप बेसिकली क्या है, ये लार्जेस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये कंबोडिया की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लोकेटेड है? कंबोडिया में लोकेटेड है। और ये अपनी कंबोडिया की सिर्फ केवल कंबोडिया की नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, राइट। ठीक है। सो हाँ, तो ये हमें इसके बारे में, जो तोनले साहब के बारे में पता होना चाहिए था। दैट इज ऑल दैट वी आर, हमें जो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कुछ रिवर्स जो न्यूज में थी। अब हमने ब्लू नाइल के बारे में, जब हम पूरा सूडान के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा हुआ था। ब्लू नाइल का ओरिजिन कहाँ होता है? लेक ताना, इथोपिया में, ठीक है। ये क्यों न्यूज में है? तो एक डैम था जो कि बहुत ज्यादा उसमें विवादों में रहा है। विवादों में किस लिए रहा है? क्योंकि इथोपिया ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम ऑन द ब्लू नाइल बना रहा है, ठीक है। ब्लू नाइल एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि व्हाइट नाइल को अपना वाटर सप्लाई करती है। और हमने देखा है कि खारतूम जो जगह है, यहाँ पे बेसिकली ब्लू और व्हाइट नाइल आके मिलती हैं, और जो प्रॉपर नाइल है वो बनती है यहाँ से, ठीक है। जो व्हाइट नाइल है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट करती है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे सिचुएटेड है? कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे। कीनिया, तंजानिया, युगांडा, तीनों के बीच में हमारी अपनी जो है लेक विक्टोरिया सिचुएटेड है, राइट। अब यहाँ दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे इथोपिया ने यहाँ पे अपना ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम बना दिया इस पे, ठीक है। इसकी वजह से जो सूडान और इजिप्ट हो गए, ये बेसिकली उस पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि अगर वो डैम बन गया तो नाइल में आने वाला वो पानी कम हो जाएगा, और उससे जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज है, बेसिकली सूडान भी लार्जली यहाँ पे बहुत डेजर्टेड एरिया है, ठीक है। जो इजिप्ट है वहां पे भी डेजर्ट, जो सहारन डेजर्ट है वो कंटिन्यू करता है, तो उसकी वजह से वहां पे वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो नाइल रिवर है, और ये जो पूरा अपना ये जो ग्रेट लेक्स ऑफ साउथ अफ्रीका है, जो ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है, ये विक्टोरिया हो गया, ताना हो गया, ये सारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? तो ये सारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली वो जगह है जहां पे होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। रिफ्ट वैली में कौन सी बाउंड्रीज होती हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ कि एट सम पॉइंट इन टाइम
बेसिकली क्या होगा, ये जो सोमालिया वाला पार्ट है अफ्रीका से, ये पूरी तरीके से डिटैच हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इट इज। इवन जो रेड सी है वहां, वो भी जो है अपना इसी में रेड सी भी जो है अपना वो भी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो गए। और अब अपन देख लेते हैं कि राइबेरियन कंट्रीज जो ब्लू नाइल की स्पेसिफिकली कौन कौन सी है, इथोपिया, सूडान, इजिप्ट। इसीलिए सूडान और इजिप्ट को दिक्कत है ये पर्टिकुलर डैम के बनने से, ठीक है। और अगेन जो सूडान में ये बेसिकली व्हाइट नाइल से खार्तूम में मिलती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए था, ये हमने देख लिया। सो दैट इज इट। ये व्हाइट नाइल क्यों, मतलब बेसिकली ब्लू नाइल क्यों न्यूज में थी। उसके बाद कॉन्गो रिवर के बारे में हम देखते हैं। तो कॉन्गो रिवर, जैसे कि मैंने बताया था कि जो अपना इक्वेटर है उसको 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। जो कॉन्गो रिवर है इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ पे हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो सराउंडिंग राइबेरियन कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। तो जाम्बिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देखो ये दोनों अलग नेशन है, ठीक है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून। ये सारे नेशंस क्या हैं, ये सारे नेशंस राइबेरियन कंट्रीज हैं, किसके, अपने कॉन्गो रिवर के, राइट। कॉन्गो रिवर कहाँ सिचुएटेड है, सेंट्रल अफ्रीका में। कॉन्गो रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है बाई फ्लो, एंड इट इज द डीपेस्ट रिवर, ठीक है। ऑल्सो कॉन्गो जो बेसिन है वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पीटलैंड एग्जिस्ट करता है। जो 3 साल का ग्लोबल कार्बन एमिशन है उतना ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। ये जो है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर अपना यूपीएससी में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सो यहाँ पे एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए यही है कि ये जो कॉन्गो रिवर है इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। इक्वेटर की राइबेरियन स्टेट्स हमने देख ली, ठीक है। लार्जली ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होके गुजरती है। बाकी जो इसकी राइबेरियन स्टेट्स हैं अलग अलग, वो है जाम्बिया, अंगोला, डीआरसी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा एंड कैमरून, ठीक है। फिर लितानी रिवर, तो लितानी रिवर भी हम देख चुके हैं इसके पहले। लितानी रिवर बेसिकली ये रही हमारी, किसमें ड्रेन आउट होती है, मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन आउट होती है। और ये बेसिकली क्यों न्यूज में आई थी, क्योंकि इसराइल यहां तक बेसिकली बढ़ गया था, और इसराइल ने जो अपना बफर जोन है, ये मतलब इसराइल और जो लेबनान के बीच में बाउंड्री है उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। तो इसराइल उसके आगे बढ़ के लितानी रिवर को उसने अपनी नई बाउंड्री बना दिया था, और वो इसेंशियली कौन सी एंटिटी को अटैक कर रहा था, हेजबुल्ला पे। हेजबुल्ला किसकी प्रॉक्सी है, हेजबुल्ला हुतीज, ये सारे ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ठीक है। सो ये लितानी रिवर पूरी तरीके से कहाँ पे बहती है, लेबनान में ही बहती है, और एक क्रिटिकल जो है डोमेस्टिक वाटर सोर्स है। एंड हाँ, सो ये न्यूज में थी इसलिए हमने इसको भी कवर कर लिया, लितानी रिवर को भी, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कुछ जो आइलैंड्स अभी न्यूज में रहे, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड, ठीक है। जैसे कि हमने स्केबोर्ग, शोल एंड स्पार्टले पार्सल ये सारे आइलैंड्स के बारे में देखा था। तो जो सेंकाकू आइलैंड्स है, सेंकाकू को जो है इसको जापान सेंकाकू आइलैंड बोलता है, दियायू आइलैंड इसको चाइना बोलता है। ये किसके कंट्रोल में है, ये बेसिकली जापान के कंट्रोल में है। जापान इसको कंट्रोल करता है अभी, ठीक है। चाइना, ताइवान इस पे क्लेम करते हैं, पर जापान इसको कंट्रोल करता है। ये ईस्ट एशिया या ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड है, ठीक है। ऑल्सो ये तो बेसिकली यहाँ पे बिकॉज इसके जो अपना इसके ओनरशिप को लेके कंटेस्टेशन है, इसलिए कई बार इसको लेके झड़प होती रहती है, इसीलिए बहुत ज्यादा कई बार न्यूज में बना रहता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे हमने सिंगागो आइलैंड देख लिया, ये अभी हाल ही में न्यूज में था। तुमको पार्सल आइलैंड भी का भी सिचुएशन पता होना चाहिए। पार्सल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, स्केबोर्ग शोल को हमने देख ही लिया, ठीक है। और कुरिल आइलैंड्स है, जापान के नॉर्थ में कुरिल आइलैंड्स लाई करते हैं, जो कि जापान और अपना रशिया के बीच में कंटेस्टेड है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ये सारे हमें कवर कर लेने चाहिए, ठीक है। फिर देयर इज चागोस आर्किपेलागो। तो चागोस आर्किपेलागो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का अटोल है। अटोल क्या है, कोरल रीफ से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर कोरल रीफ बेसिकली 2-3 स्टेप्स में बनती है। अगर अपना लैंड के एकदम पास में हो, ठीक है, तो उसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। अगर यही पूरा लाइक बीच में अपना जो भी स्ट्रक्चर था उसके अराउंड पूरा कोरल रीफ बन जाए, पूरा सर्कुलर एक पैटर्न बना ले, और बीच वाला पूरा स्ट्रक्चर डूब जाए। अब लाइक जो कोरल रीफ के जो अंदर की साइड है वहां एक लगून एग्जिस्ट करे, और उसके आउटसाइड में कोई लाइक जो भी ओशन या कोई भी सी एग्जिस्ट करे, तो हम इसको अटोल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक सर्कुलर जो कोरल रीफ और उसके बीच में लगून होना चाहिए और उसके बाहर में वाटर बॉडी होनी चाहिए, उसको हम अटोल बोलते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है? चागोस आर्किपेलागो। चागोस आर्किपेलागो 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। ये देखो यहाँ पे इधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डियागो गार्सिया लिखा हुआ है, क्या है? डियागो गार्सिया बेसिकली एक जब यूके गया, ठीक है, जब यूके अपनी कॉलोनीज छोड़ के गया, तो यहाँ पे डियागो गार्सिया को यूके ने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। फिर उसने ये इसको ट्रांसफर कर दिया अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका ने डियागो गार्सिया पे अपना एक पूरा मिलिट्री स्टेशन पूरा बनाया, ठीक है। वहां से अमेरिका ने उसका बहुत, वहां से बेसिकली जो यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो डियागो गार्सिया पे जो वहां पे लोकल्स रहते थे, अमेरिका ने लोकल्स को भगा दिया और यहाँ बेसिकली इसका यूज क्या किया? जो अफगानिस्तान में वॉर अमेरिका लड़ रहा था, ठीक है, जो इराक में अमेरिका वॉर लड़ने गया था, वहां सारे जगहों पे बॉम्बिंग करने के लिए और अपना रिफ्यूलमेंट के लिए, उन सारी चीजों के लिए इस पूरे जो चागोस आर्किपेलागो और डियागो गार्सिया का अमेरिका इस्तेमाल करता था, ठीक है। सो अभी रिसेंटली ये क्यों न्यूज में आया था? क्योंकि जो यूके है, यूके ने इसकी सॉवरेनिटी वापस से मॉरिशियस को दे दी थी। ये था मॉरिशियस का ही पार्ट, हमेशा से मॉरिशियस का पार्ट था। इंडिया भी हमेशा से यही सपोर्ट करता था कि मॉरिशियस का ही पार्ट है डियागो गार्सिया। बट कभी जो है लाइक यूके ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा एंड इवेंचुअली यूके ने इसको अमेरिका को दे रखा था, वो भी कभी वहां से गए नहीं। अब इवेंचुअली जाके यूके ने मॉरिशस के साथ अपना जो है डील साइन करी है, जिसमें उन्होंने उसका जो सॉवरेनिटी है उसको ट्रांसफर करने का अपना पूरा स्टेप्स लेने चालू कर दिए। बट अभी भी उसको पूरी तरीके से दिया नहीं है और अब लाइक मे बी वो ये पूरा जो है लाइक पूरा ट्रांसफर करने का जो पूरा अपना इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो भी शायद फुलफिल ना हो पाए, ठीक है। सो इंडिया किसका क्लेम बैक करता है? इंडिया भी मॉरिशस का ही क्लेम बैक करता है एंड यहाँ पे यूके जो है 136 मिलियन मॉरिशस को देने वाला था, ठीक है, 99 ईयर की लीज के लिए। पर सॉवरेनिटी जो है डियागो गार्सिया की थी, वो पूरी तरीके से किसको ट्रांसफर हो जाती? मॉरिशस को, ठीक है। तो डियागो गार्सिया हमको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इंडिया का से जो है साउथ में लोकेटेड है 1600 किलोमीटर और यहाँ पे बेसिकली अमेरिका का बेस था और यूके इसको एडमिनिस्टर करता था, पर यहाँ पे बेस किसका था? अमेरिका का था, ठीक है, यूएसए का। फिर देयर इज काचातीवू आइलैंड। काचातीवू आइलैंड बेसिकली क्या है? तो 1974 में इंडिया ने जब श्रीलंका के साथ अपना मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया कि हम बेसिकली अपना डिमार्केट कर रहे थे, तो इंडिया ने काचातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। सो ये डिस्प्यूट में क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंडिया के फिशरमैन यहाँ पे चले जाते हैं और उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो श्रीलंकन हैं, जो श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स हैं, जो नेवी है, वो उनको कैप्चर कर लेती है। तो इंडिया बेसिकली श्रीलंका से डिमांड करता है कि जो हमारे फिशरमैन है एटलीस्ट उनको जो है यहाँ पे अपना लैंड करने दिया जाए एंड ऑल, उनको थोड़े बहुत अधिकार यहाँ पे देने चाहिए, ठीक है। सो काचातीवू आइलैंड किसके बीच में? गल्फ ऑफ मन्नार में सिचुएटेड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो ऑल्दो इंडिया ने अपनी मर्जी से ही अपने आप ही हमने इसको बेसिकली दिया है श्रीलंका को। सो उसको लेके हमारा अपना जो भी इशू चलता रहता है आपस में, बट ये है कि कचातीवू आइलैंड का ओनरशिप किसकी है? श्रीलंका की है। ऑल्सो ये पल्क स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इधर लाई करता है, पल्क स्टेट अपना जो है ये बेसिकली ये हमारा एडम्स ब्रिज हो गया, इसके नॉर्थ साइड में पल्क स्टेट लाई करता है, इसके साउथ साइड में गल्फ ऑफ मन्नार लाई करता है, राइट। यस दैट इज इट, जो जिस वजह से ये अपना गल्फ ऑफ मन्नार न्यूज में बना हुआ है, मतलब हमारा काचातीवू आइलैंड इस वजह से न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सैंटोरिनी आइलैंड देख लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली इसकी ये सैंटोरिनी आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है एगन सी में, ठीक है। सैंटोरिनी आइलैंड एगन सी में लोकेटेड है। अगर अपन देखना चाहें तो ये साइक्लेड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसी का पार्ट है सैंटोरिनी आइलैंड, ठीक है। तो ये अभी क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पे अर्थक्वेक के सॉर्म्स आए थे, इस वजह से यहाँ पे अपना उसको लाइक अलर्ट जारी किया गया था, पर्टिकुलर इनकी जो ग्रीस की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। सो यहाँ पे अर्थक्वेक सॉर्म्स क्या होते हैं? तो अर्थक्वेक सॉर्म्स लाइक कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे अर्थक्वेक्स अगर बहुत जल्दी में आ जाएं तो हम उसको अर्थक्वेक सॉर्म्स बोलते हैं। जनरली ये उन जगहों पे होता है जहां वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला होता है। जहां वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला होता है या वॉल्केनिक एक्टिविटी किसी भी तरीके की होने वाली होती है, तो उसके पहले अर्थक्वेक सॉर्म्स लीनियरली बहुत मतलब लाइन से 2-3 आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है? तो ग्रीस में जो लाइक जो इंडिया ने आईमेक का भी हमने इसके पहले देखा था, जो हम आईमेक का पूरा कॉरिडोर बनाने का अपना जो भी हमने सपना देखा था, तो
ये आइलैंड तो नहीं बट ग्रीस उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ग्रीस के पोर्ट पे बेसिकली हम आके इवेंचुअली हमारा जो आईमैक का कॉरिडोर है वो ग्रीस के पोर्ट पे आके खत्म होता है, ठीक है। सो दैट इज दैट। अब इसके बाद अपन चलते हैं जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स जो अभी चर्चा में है। तो एंडीज माउंटेन की जो रेंज है वो अभी बहुत ज्यादा अपना उसमें चर्चा में रही है। तो सबसे पहले ये फॉर्म कैसे हुई है, तो ये फॉर्म हुई है सबडक्शन, जो अपना क्या कहते हैं ओशन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से, ठीक है। अब ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बेसिकली क्या होता है, तो जो हमारी पैसिफिक प्लेट थी, ठीक है, जो हमारी पैसिफिक प्लेट अपनी जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट करी है, वो सबडक्शन की वजह से ये जो एंडीज माउंटेन की पूरी चेन हमें दिख रही है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है सबडक्शन की वजह से। पैसिफिक जो प्लेट है उसका सबडक्शन बिलो द जो साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है कि हाँ, एक तो इसका सबडक्शन हो गया, वो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो अपना पूरा नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन की चेन रन करती है, ऑलमोस्ट जो एंडीज माउंटेन है उसी तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में वो साउथ अमेरिका में यहाँ टॉप से पूरा चालू करते हैं और नीचे की तरफ जाता है। सो ऑल्सो ये एंडीज माउंटेन भी हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। सो यंग फोल्ड माउंटेन जैसे कि हिमालयाज हो गए, रॉकीज हो गए, ये हाल ही में बने हुए हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एपेलिशंस जैसे होते हैं, अरावली रेंजेस जैसे होती हैं, जो काफी समय में लाइक 4 बिलियन ईयर्स अगो या उतनी पहले बनी हुई होती हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एंटी प्लाटो रीजन मिलता है बेसिकली, जैसे दो माउंटेन रेंज हो गई, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज हो गई, उसके पीछे वाली एक माउंटेन रेंज हो गई, राइट। उसके बीच में एक अपलिफ्टेड अपना एक अपलिफ्टेड प्लेटू सी मिलती है जिसको इंटर माउंटेन प्लेटू भी बोलते हैं या फिर एंटी प्लेटू रीजन भी बोलते हैं, जो कि आफ्टर जो टिबेटन प्लेटू है हमारी, वो तो 4000 मीटर तक की हाइट की है। आफ्टर टिबेटन प्लेटू वो वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट प्लेटू रीजन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल भी लाई करता है, ABC लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया और जो चिले है उसके इंटरसेक्शन पे, उसको हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि जो दुनिया का मेजर लिथियम का प्रोडक्शन है वो इसी रीजन में होता है। उसके बाद इसके जो जहां जहां से जिस देश से पास होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये चालू होता है वेनेजुएला से, राइट। वेनेजुएला से चालू होता है, उसके बाद कोलंबो में एंटर करता है, यहाँ पे इक्वाडोर है और यहाँ पे पेरू है, ठीक है। एंड इसके बाद देर इज बोलीविया, फिर ये चिले पूरा नीचे तक जाता है और यहाँ पे अर्जेंटीना में भी इसका काफी पार्ट लाई करता है। इसी के आगे यहाँ पे आप देख रहे हो अटाकामा डेजर्ट भी पड़ता है, ठीक है। सो अटाकामा डेजर्ट दुनिया का वन ऑफ द ड्राईएस्ट डेजर्ट है ना। तो जो भी एंडीज से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो हमने देख लिए। वो ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और एंटी प्लाटो रीजन के बारे में भी हमने देख लिया। यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट लेक भी लाई करती है, जो है अपनी लेक यहीं पे होगी कहीं पे, लेट्स सी लेक टिटिकाका, या दुनिया की ये हाईएस्ट लेक है, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है, सबसे एक्चुअली सबसे हाईएस्ट लेक है जो लाई करती है, ठीक है। तो एंडीज का ये पूरा रीजन है, और इसके बारे में हमें जो जो चीजें पता होनी चाहिए तो हमने देख लिया है। सबडक्शन से बना हुआ है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है। बाकी जो थोड़े बहुत और फीचर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वेनेजुएला में जो एक हमारा हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, और भी काफी जो ग्लेशियर्स अपने एंडीज के रीजन में लोकेटेड हैं वो बहुत तेजी से बहुत जल्दी से डिसअपियर हो रहे हैं। जैसे कि एक जो ग्लेशियर है पेरितो मोरेनो, वो भी काफी तेजी से डिसअपियर हो रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग फैक्ट है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका एल्बिडो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्बिडो मतलब जो सनलाइट अर्थ पे फॉल कर रही होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करना इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो उसकी वजह से जो अर्थ बहुत ज्यादा हीट हो सकती है वो नहीं हो पाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मोर और लेस एंडीज के बारे में था। अब इसके बाद हम चलते हैं माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी कहाँ पे लोकेटेड है, जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यूजीलैंड में पूरी तरीके से सिचुएटेड है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इसको अभी जो है लीगल पर्सन का स्टेटस मिला है न्यूजीलैंड में, ठीक है। लीगल पर्सन का स्टेटस कहाँ पे मिला है, न्यूजीलैंड में। माउंट तारानाकी को न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन का स्टेटस मिला है। और न्यूजीलैंड में कौन सी माउंटेन की चेन राई करती है, तो सदर्न एल्प्स करके उसको बोलते हैं, सदर्न एल्प्स, ठीक है। वो बेसिकली न्यूजीलैंड में लाई करता है। ये भी ऑलमोस्ट लाइक ये भी यंग फोल्ड माउंटेन को ही रिजेंबल करता है जो हमारा सदर्न एल्प्स है, और ये कहाँ लाई करता है,
न्यूजीलैंड में लाई करता है, ठीक है। माउंट तारानाकी के बारे में हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इसे हाल ही में न्यूजीलैंड में किस चीज का दर्जा मिला है। इसको हाल ही में न्यूजीलैंड में अपना क्या कहते हैं, एक लिविंग एंटिटी का दर्जा मिला हुआ है, जिसको इसके अपने लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है। ऑल्सो ये जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा लाइक वर्शिप माउंटेन है, ठीक है। और इसको ये माउंट तारानाकी लोकल लोग ही बोलते हैं। जो इसका दूसरा नाम है वो है माउंट एगमोंट, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज दिखाता है कि लाइक किस तरीके से जो वर्ल्ड है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो नेचर की ओनरशिप का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उससे जो है माओरी इसका जो कॉन्सेप्ट है या अदर जो ट्राइबल्स का होता है गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज बर्च ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, स्पेसिफिकली जो स्विस एल्प्स हैं वहां पे लोकेटेड है। वो भी यंगफोल्ड माउंटेन्स है, अल्पाइन रेंज पूरी जो हमारी है ना। वहां पे बेसिकली क्या हुआ, बर्च ग्लेशियर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया और फिर जो विलेज था उसके आसपास उसको उसने पूरी तरीके से बरी कर दिया। ये बेसिकली एक तो बर्च ग्लेशियर कहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए, स्विस एल्प्स में लोकेटेड है। दूसरी बात ये क्या दिखाता है हमें, ये दिखाता है कि जो पूरा मेल्टिंग हो रही है, जो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके किस तरीके के एडवर्स इंपैक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद चोलिस्तान डिजर्ट जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, जो हमारा थर्ड डिजर्ट है इंडिया का, उसके जस्ट अलॉन्ग साइड पाकिस्तान में जो डेजर्ट है वो वहां पे उसको चोलिस्तान डेजर्ट बोलते हैं। वहां पे एक मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, इसलिए वो अभी न्यूज में था, राइट। इसके बाद अपन इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखते हैं। सो जो ब्लू लाइन है, जिसको हम इसके पहले भी देख चुके हैं, लेबनान में जो इसराइल और लेबनान के बीच में बाउंड्री है उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। जो लाइक और जैसा कि मैंने बताया था कि वो ब्लू ड्रम्स रख के जो है टेम्परेरली उसको यूएन ने एस्टैब्लिश कर दिया था, ब्लू बैरल रख के। और उसको मैन कौन करता है, उसको मैन करते हैं जो पीस कीपिंग फोर्सेज यूएन की, वो मैन करते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से गोलान हाइट तक ये पूरी जाती है ब्लू लाइन, राइट। यहाँ पे इसराइल, लेबनान, हेजबुल्ला और यूएनएफएल जो उसको गार्ड लाइक उस पे जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो सारी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का पूरा मामला है। तो इसके पहले आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन था जो कि नागोर्नो काराबाख करके था, वो किसी तरीके से सॉर्ट हुआ। अब बेसिकली ये कॉरिडोर है, ये जो पूरा यहाँ से बाकू से कनेक्ट करता है, ठीक है। नक्चिवान किसका एरिया है, अजरबैजान का, ठीक है। सो नक्चिवान अजरबैजान का एरिया है, जिसको लाइक ये जो पूरा अपना ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर है, ये बाकू से नक्शिवान को कनेक्ट करते हुए कहाँ जाता है, टर्की में कार्स तक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऑपरेशनल करने की पूरी बात है। पर यहाँ पे जो लार्जेस्ट चीज है वो हमें देखनी चाहिए कि ये दोनों जो नेशन है, आर्मीनिया, अजरबैजान, कहाँ पे लोकेटेड है, ये कॉकसस के रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। कॉकसस क्या है, वही अल्पाइन जो बेल्ट चलती आती है माउंटेन की, उसी का एक एक्सटेंशन है जो कॉकस की माउंटेन बेल्ट है। इसकी कॉकस के नॉर्थ में जॉर्जिया लाई करता है, साउथ में बेसिकली आर्मीनिया, अजरबैजान लाई करते हैं। इनके राइट साइड में, इनके जो वेस्ट ईस्ट में कैस्पियन सी लाई करती है, ठीक है। और लाइक फर्दर इनसे अगर ये जो इधर वाटर बॉडी है ये ब्लैक सी है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली किस चीज का अपना जो अब इनके बीच में नया किस चीज का विवाद है, तो बेसिकली ये ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर को लेके जो कि आर्मीनिया ऑपरेशनल नहीं करने दे रहा है। इनके बीच में नागोर्नो काराबाख को लेके बहुत समय से दिक्कत चल रही थी, जो कि इवेंचुअली अमेरिका के मीडिएशन की वजह से सॉर्ट हुई है टू सर्टेन एक्सटेंट। यहाँ पे हमें जो कुछ चीजें पता होनी चाहिए वो ये कि जो अपना ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर है वो बेसिकली बाकू से होता हुआ नाक्चिवान जो कि अजरबैजान का रीजन है उसको होता हुआ फिर जाता है टर्की में। यहाँ पे नाक्चिवान हमें अजरबैजान का रीजन है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के लिए यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा क्रूशल चीज है, तो इंडिया के लिए बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो इंडिया का लार्जर आईएनएसटीसी का पूरा प्लान था, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे लिए अजरबैजान का बाकू पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था क्योंकि कैस्पियन सी से ईरान से वहीं पे पहुंचना था, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। ऑल्सो इंडिया आर्मीनिया के लिए एक बहुत बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर भी है, राइट। तो कॉकसस का रीजन हो गया, कॉकसस माउंटेन रेंज हो गया, वो हमने कवर कर लिया। एंड स्यूनिक प्रोविंस आर्मीनिया की, सो ये जो जहां से गुजर रहा है अपना क्या कहते हैं ये ज़ैंगिज़ुर कॉरिडोर, तो ये है स्यूनिक प्रोविंस किसकी, आर्मीनिया की, ठीक है। तो एक प्रपोज कॉरिडोर है जिसको ऑपरेशनल करने के लिए टर्की एंड ऑल इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। अब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहाँ पे है, तो दो कॉरिडोर है, नेत्जरिम और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ठीक है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है गाजा और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। सो जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब ये पूरा हमास को लेके पूरा इसने इजराइल ने एक्ट करना चालू किया, तो उसने कई सारे कॉरिडोर बनाए और कई सारे कॉरिडोर को अपने होल्ड में भी ले लिया, ठीक है। ये 14 किलोमीटर लंबा 100 मीटर वाइड पूरा बफर जोन है और इसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, इसको करता है कंट्रोल अभी के वक्त में इसको इजरायली कंट्रोल करता है। एग्जिस्ट किस किस के बीच में करता है, ये एग्जिस्ट करता है
ये अपना इसके बीच में गाजा और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गाजा और इजिप्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगेन जो नत्जरिम कॉरिडोर है, ठीक है, नेटजरिम जो हमारा नेटजरिम कॉरिडोर है, ये भी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये भी गाजा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी से लेके इजराइल तक पूरा आता है, और ये भी किसके इफेक्टिव कंट्रोल में है, ये भी हमारे ये भी इजराइल के ही कंट्रोल में है, ठीक है। और ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप को ही, जो ये पूरी गाजा स्ट्रिप है, इसको दो पार्ट में काटता है। तो यहाँ पे नत्जरिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर दोनों कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दोनों हमारे अपने गाजा स्ट्रिप में ही एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है इजिप्ट से अलग करता है, और दूसरा जो है लाइक गाजा स्ट्रिप को ही दो पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। सो और दोनों को ही दोनों के ही पूरे कंट्रोल में कौन है, दोनों को ही पूरे कंट्रोल में इजराइल है, ठीक है, दोनों को ही इजराइल कंट्रोल कर रहा है। सो ये दोनों कॉरिडोर के बारे में हो गया। इसके बाद आर्कटिक बायोम में भी कुछ समय से देखा गया है कि जो दुनिया में जहां भी वाइल्ड फायर हो रही है, उसकी वजह से जो कार्बन कैपेसिटी है, जो जितना आर्कटिक बायोम पूरा एब्जॉर्ब करता था, वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। बेसिकली कहाँ है, जो नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल में लेके अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, इसका पूरा एरिया एनकम्पास करता है, ठीक है। तो ये किसी एक रीजन का पार्ट नहीं है, पूरे लार्जर रीजन को हम आर्कटिक बायोम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो यहाँ पे मेजर बायोम है, वो किस चीज से गवर्न होता था, तो वो है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली क्या है, परमाफ्रॉस्ट जो जमीन की लेयर है, ठीक है, वो पूरे साल वहां पे जमी रहती, जो जैसे हमारे यहाँ सॉइल है, सॉइल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे वहां पे जो पूरी सॉइल है जमी हुई रहती थी। पर्टिकुलरली जो पीक समर का जो मौसम आता है, वहां पे वो थोड़ी सॉइल हटती थी, और उसके बाद जो है वहां पे थोड़े बहुत लिचेस और जो मॉजेस होते हैं, लिचन्स होते हैं, छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, वो सारी उग जाती थी, पर कोई लार्जर वेजिटेशन एकदम नहीं उगता था, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट अपने अंदर क्या करता है, बहुत सारा कार्बन अपने अंदर पैक्ट करके रखता है, ठीक है। दूसरा जो थोड़ा बहुत यहाँ वेजिटेशन उगता था, वो भी कार्बन अब्सॉर्ब करने के ही काम आता था। पर ये देखा गया कि वाइल्ड फायर जितनी दुनिया में हो रही है, उसकी वजह से वहां पे लाइक उसका ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, आर्कटिक बायोम पे पड़ रहा है। दूसरा, अगर हमने आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन करके जो है फिनोमेना पढ़ा हो, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर के पास में गर्म हो रहा है, तो वो 4x जो है 4 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट गर्मी लाइक गर्म 4 डिग्री सेल्सियस जो है आर्कटिक पे होगा, ठीक है। तो जितना भी, अब ये हमें यही दिखाता है कि जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज का पूरा फिनोमेना है, वो काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। दूसरा, यहाँ पे नॉर्दर्न सी रूट एक बहुत प्रोमिनेंट चीज होती जा रही है, ठीक है। अब आर्कटिक क्या है, आर्कटिक जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक पूरा बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा आइस से कवर्ड है। पर आर्कटिक के बारे में सेम चीज ट्रू नहीं है। आर्कटिक क्या है, आर्कटिक ज्यादातर जो है अपना सी का एरिया है, जो कि फ्रोजन है, ठीक है। तो एक बार अगर वो एरिया डिफ्रॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक लाइक पूरा नॉर्दर्न सी रूट खुल जाएगा, ठीक है। मतलब वहां पे समुद्र में जो रूट है, वो पूरा चलने लायक हो जाएगा। अब उस चीज को लेके उसके कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, रशिया एंड ऑल जैसे। एक बार अगर वो सी का रूट खुला, तो वहां पे अलग अलग तरीके के एक्सप्लोरेशन एंड ऑल सब कुछ हो सकता है। तो वहां पे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी अपनी तरीके से किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, क्या नहीं करना है, वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आर्कटिक काउंसिल, जिसके मेंबर है रशिया, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, और लाइक मतलब जो इसके ऑफिशियल मेंबर हैं ये सारे हैं, और चाइना भी, बिकॉज नॉर्दर्न सी रूट अगर खुलेगा, तो वहां पे भी अलग अलग एक्सप्लोरेशन होगी, ठीक है, फ्यूल के लिए और दुनिया भर की चीजों के लिए। तो चाइना एंड ऑल, जैसे इंडिया है, वो भी वहां पे जो है धीरे धीरे अपना ढूंढ रहा है कि किस तरीके से जो है नॉर्दर्न सी रूट में वो भी अपना किसी तरीके से पार्टनर बन पाए वहां पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट आर्कटिक बायोम अभी इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पे वाइल्ड फायर की वजह से जो उसकी कार्बन जो अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे घट रही थी, ठीक है। सो हाँ, अब इसके बाद अपन चलते हैं एस्किमो रीजन में, ठीक है। अब एस्किमो रीजन कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। ये किसके बीच में सिचुएटेड है, वेनेजुएला और गुयाना के बीच में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिसोर्स रिच रीजन है, ठीक है। सो ये एक्चुअली गुयाना की टेरिटरी है, पर वेनेजुएला इस पे क्लेम करता है। तो एस्किमो रीजन हमें पता होना चाहिए था कहाँ पे, तो गुयाना और वेनेजुएला के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, ऑल्दो ये गुयाना होल्ड करता है और गुयाना की ही ये टेरिटरी है। और यहाँ पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो एस्किमो का रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स पाए जाते हैं, राइट। तो इंडिया के टाइज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं गुयाना से भी, तो इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो वेनेजुएला
की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है पास होती है वो है ओरिंको। ओरिंको रिवर की बेसिन कहाँ है? वेनेजुएला में। ठीक है, ओरिंको रिवर कहाँ से पास होती है? वेनेजुएला से। अब हम चलते हैं कुछ पोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बेसिकली क्या है? ग्वादर पोर्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, ठीक है, वो सबसे पहले कहां से गुजरता था? वो नॉर्थ में सक्सगाम वैली जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, वहां से होते हुए पाकिस्तान में होते हुए ग्वादर पोर्ट पे खत्म होना था उसको, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल कौन ऑपरेट करता है? चाइना ऑपरेट करता है। कहां पे सिचुएटेड है? पाकिस्तान में, की जो उनका जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का जो रीजन है वहां पे वो ग्वादर सिचुएटेड है, और ग्वादर से ही थोड़ी दूर पे यहाँ पे इंडिया का चाबार पोर्ट सिचुएटेड है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट किस चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है? सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। इसके बाद सिटवे और पलेटवा, इसकी बात हमने जब हम अपना इसको डिस्कस कर रहे थे, अपना इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया, तब भी हमने करी थी। सो बेसिकली क्या था कि हमें अभी अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए जो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वही एकमात्र रीजन है, या बांग्लादेश से हमने कुछ कॉरिडोर्स एंड ऑल बना रखे हैं, ठीक है, या उनसे कुछ ट्रीटी कर रखी है। पर जैसा कि हमने अभी रिसेंट में देखा था, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ जाए जो इंडिया के प्रति हॉस्टाइल हो, तो हमें और सारे ऐसे तरीके चाहिए जिसके थ्रू हम कहां पे पहुंच पाए, जिसके थ्रू हम पहुंच पाए अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन तक सप्लाई हमेशा मेंटेन कर पाए। इसी के लिए इंडिया ने एक कलानदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है एनविसाज किया था, ठीक है। वहां बेसिकली हुगली से हम पहुंचते कहां पे? सितवे पे, ठीक है, सितवे वहां का पोर्ट था। फिर पलेटवा जो रिवर है उसके थ्रू यहाँ पे इंडिया जो म्यांमार बॉर्डर है वहां तक पहुंचते, एंड उसके बाद सिटवे एक डीप वाटर पोर्ट होता, फिर पलेटवा से यहाँ पे पहुंचते, और उसके बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हम अपनी जो भी सप्लाईज थी वो अच्छे से पहुंचा सकते थे। अभी क्या है इसका, जो अभी हम इस पे कहाँ पे खड़े हैं, तो अभी ये ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है, अगेन क्योंकि म्यांमार में अपनी ही कॉन्फ्लिक्ट एक अलग लेवल पे चली जा रही है, और जब तक वहां पे सिविल वॉर चलता रहेगा तब तक ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट अटका ही रहेगा। पर ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हमें अपना लाइक उसको नॉर्थ ईस्ट में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, सो इट। और उसके बाद अपन चलते हैं पेट्रापोल लैंड बॉर्डर, ठीक है। पेट्रापोल लैंड बॉर्डर बेसिकली क्या है? तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सिचुएटेड, ठीक है। तो जैसे सी पोर्ट होते हैं वैसे लैंड पोर्ट होता है। लैंड पोर्ट बेसिकली यहाँ से दो नेशंस के बीच में है, और यहाँ से बेसिकली जो शिपमेंट्स है इंडिया से बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लाइक पेट्रापोल इंडिया की साइड पे एग्जिस्ट करता है, बेनापोल बांग्लादेश की साइड पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो एक तरीके का इंडस्ट्रियल हब है जो बांग्लादेश और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इंडिया ने जो 2020 का ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट था बांग्लादेश के साथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो पेट्रोपोल के थ्रू बांग्लादेश इंडिया के थ्रू कर पाता था, बाकी कंट्रियों में भी, जैसे बांग्लादेश को अगर गुड्स भेजने होते थे नेपाल में, भूटान में, तो वो पेट्रोपोल के थ्रू भेजता था और उसके बाद वो ऊपर की तरफ चले जाते थे, वो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली जो हमारा लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है कहाँ का? साउथ एशिया का। पेट्रोपोल साउथ एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है, और इंडिया बांग्लादेश इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है पेट्रोपोल के बारे में। पेट्रोपोल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लाई करता है। उसके बाद लिथियम ट्रायंगल, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपसे बात करी थी, हमने इसके पहले भी देखा जब हम एंडीज देख रहे थे, चिले एबीसी का ट्रायंगल है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, यहाँ पे लिथियम का ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो जो लिथियम आज के टाइम पे एकदम व्हाइट गोल्ड की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड उसकी इंपॉर्टेंस हर एक फील्ड, लाइक जितनी भी दुनिया में बैटरी बन रही है, जो भी बैटरी की टेक्नोलॉजी डिस्कवर की जा रही है, वहां पे लिथियम का बहुत प्रीडोमिनेंटली यूज किया जा रहा है। सो इसीलिए जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे चाइना बहुत ही ज्यादा मैसिव लेवल पे जो है चाइना ने यहाँ पे माइंस ले रखी है और अपनी पूरी माइनिंग एनरोल कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया भी यहाँ पे थ्रू इंडिया ने काबिल का पूरा सेटअप बनाया है, जो कि अलग अलग जगह पे जो मेजर मिनरल्स होती है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे ऑक्शनिंग होती है, तो वहां पे जाके खरीद के फिर पूरी कैप्टिव माइनिंग जस्ट फॉर इंडिया, वो वैसा सब करने के लिए इंडिया ने काबिल एक पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मतलब काबिल एक पूरी कंपनी है जिसको इंडिया ने बना रखी है, ठीक है। वो पीएसयू है जो जाके फॉरेन में, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, वो इंडिया में कोल को एक्सप्लोर करती है, वैसे ही काबिल बाहर जाके जहां पे भी इंपॉर्टेंट ऐसी क्रिटिकल मिनरल्स है जिसकी इंडिया को जरूरत है, वो वहां पे जाके उस चीज को लाइक माइंस को खरीदना, फिर उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना, वो पूरा काम करती है, राइट। तो इंडिया ने लिथियम ब्लॉक कहाँ पे एक्वायर किए? अर्जेंटीना में, ठीक है, अपनी डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग को एम्बोल्डन करने के लिए और चाइना पे डिपेंडेंस घटाने के लिए, ठीक है। इसके बाद वेनेजुएला भी रिसेंटली में, वेनेजुएला में कू अमेरिका द्वारा किया गया था और वहां पे लीडरशिप को वहां पे हटाया गया और नई लीडरशिप लाके डाली गई।
तो वेनेजुएला में बहुत सारे लाइक वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है उनमें लाइक वेनेजुएला में दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट वेनेजुएलन ऑयल को प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है और उसमें सल्फर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है और उसको रिफाइनिंग के लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहीं पे जो गल्फ का ऑयल होता है वो थोड़ा लाइट और स्वीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिंको रिवर की बेसिन मैंने इसके पहले भी आपको दिखाई थी, ये हमारी ओरिंको रिवर है। ये बेसिकली कहाँ जा रही है, कैरिबियन सी में जा रही है, ठीक है। एंडीज माउंटेन इससे पास ही होता है। लेक मारासीबो जो है वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलंबिया में ही सिचुएटेड है। और अगर हम यहाँ पे देख लें एंजल फॉल्स, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट फॉल है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, सो बेसिकली यही मेजर चीज है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए किसके बारे में, वेनेजुएला के बारे में, ठीक है। बाकी कू हुआ था इसीलिए न्यूज में। उसके बाद ताइवान, बेसिकली ताइवान सेमीकंडक्टर है वे पूरी दुनिया का। इंडिया के लिए बेसिकली यहाँ पे हमें इसे पता होना चाहिए कि इंडिया में जो नई पूरी इन्वेस्टमेंट आ रही है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें ताइवान का भी बहुत बड़ा रोल है। ताइवान दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर बनाता है और 90% एडवांस चिप्स जो भी है ताइवान ही बनाता है। ताइवान का जो मेजर है ताइवान TSMC, वो एक बहुत बड़ा मेजर ग्लोबल प्लेयर है इन सारी चीजों में, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में, ठीक है। और इंडिया ताइवान में बहुत ज्यादा हेविली रिलायंट है बिकॉज ऑफ अपने अलग अलग चिप्स के तौर पे, ठीक है। बट स्टिल इंडिया ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया बिलीव्स इन वन चाइना पॉलिसी। फिर कुछ रिसेंटली वॉल्केनिक और साइस्मिक एक्टिविटीज हुई थी, जैसे हाईली गुब्बी, ये बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, ये अगेन इथोपिया में सिचुएटेड है और ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ही रीजन का में बेसिकली पर्टिकुलर हमारी जो हाईली गुबली जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए वहां पे सिचुएटेड है। इवन यहाँ पे एक अफार जंक्शन है जहाँ पे 3 तरीके के प्लेट बाउंड्री एक जगह पे लाई करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो वो भी यहीं पे पास में सिचुएटेड है, ठीक है। अफार, ये आप देख सकते हो दंकलानी प्लेन्स और अफार रीजन। सो अफार रीजन इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि वहां पे 3 तरीके की प्लेट बाउंड्री एक ही जगह पे लाई करती हैं और ये हाईली गुबली ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ही उसमें लाइक बेसिकली उसमें लाई करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इथोपिया में बेसिकली हाईली गुबली जो है सिचुएटेड है, ठीक है। पहला रिकॉर्डेड इरप्शन है 12,000 साल बाद, 12,000 साल बाद पहला रिकॉर्डेड इरप्शन है, जिसकी वजह से दिल्ली की भी एयर क्वालिटी में इसके इरप्शन से फर्क पड़ा था, ठीक है। वो भी उसकी वजह से खराब हुई थी क्योंकि बहुत लाइक स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ऊपर तक इसके जो इरप्शन का जो भी मटेरियल निकलता है बहुत ऊपर तक चला जाता है और फिर वो बहुत दूर तक फैलता है, राइट। उसके बाद माउंट सुमेरु और माउंट लेवतोबी लाकी लाकी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बेसिकली ये भी इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे माउंटेन अपना इरप्शन हुआ था, इसीलिए बहुत ज्यादा लाइक माउंट इरप्शन हुआ था। और यहाँ पे क्यों इरप्शन हुआ था, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा हमारा रीजन है, यहाँ पे प्लेट्स के अंदर सबडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे डाइवर्जेंस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ दोनों जगह पे माउंट समेरो और माउंट लेवोतोबल लाकी लाकी पे दोनों जगह पे जो है बहुत मैसिव इरप्शंस हुए थे, ठीक है। सो बाकी हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं इकोवास में। इकोवास में हमने कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि इकोवास एक रीजनल ब्लॉक है। इकोवास में बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्दे, कोट डिआइवरी, नमीबिया, घाना, गुयाना, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, टोगो, ये सारी कंट्रीज आती हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने निकल के इससे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बना लिया था, ठीक है। सो बेसिकली हमें बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि अलायंस ऑफ साहेल स्टेट किसने बनाया, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। और इसमें जो 15 कंट्रीज आती हैं वो आप उतना याद ना भी रखो, पर हमें यह पता होना चाहिए कि माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने मिलकर अपना एक अलग सा पूरा अलायंस बना लिया, ठीक है। इकोवास बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट साउथ अफ्रीकन स्टेट्स। तो दैट इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट इकोवास, और बहुत ज्यादा हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, जो भी थोड़ा बहुत और लिखा हुआ है आप बस इससे पढ़ लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इंडिया के बहुत ज्यादा जो नाइजीरिया से ट्रेड होती है वो सब इसमें लिखा हुआ है, बट बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद अपन चलते हैं कुछ और चीजों पे, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो बॉन्डाई बीच है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड, और यहाँ पे बेसिकली हनुका जो कि जोइश इवेंट होता है वहां पे अटैक हुआ था, ठीक है।
देन देयर इज याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर कहाँ पे? नेपाल में लांगथांग वैली में है। इसको बेसिकली डेड डिक्लेयर किया गया है साइंटिस्ट द्वारा। कहाँ पे लोकेटेड है? लांगथांग नेशनल पार्क में लोकेटेड है, जो हमारा और ये पहला ग्लेशियर है नेपाल का जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, लांगथांग नेशनल पार्क में सिचुएटेड है ये, और ये पहला ग्लेशियर है नेपाल का जिसको ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये 66% अपनी 1970 में जितना भी इसका शेप था उससे 66% ये पूरा श्रिंक कर चुका था। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे हिंद कुश हिमालयन रीजन, मतलब ये पूरा है कि जो हिंद कुश से चालू होता है, हिंद कुश रेंजेस से, और हिमालय रेंजेस तक जो पूरा आता है, लाइक पूरा जो इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट पूरे माउंटेन रेंजेस आती हैं, काराकोरम हिमालय से लेके जो ग्रेटर लेसर पूरा हिमालय का जो पूरा इकोसिस्टम है, एंड देन हिंद कुश हो गया, तिन शान हो गया, कुल्लू शान हो गया, वो सब मिला के जो पूरा वो रीजन है उसमें ये लाइक ये पहला ग्लेशियर है जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। ये पूरा 66% पूरी तरीके से रिसेट कर चुका है। ठीक है, फिर बेनिन। बेनिन क्या है? बेनिन वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है जहां पे लाइक मिलिट्री कू का अटेम्प्ट हुआ था। तो कई बार जो जैसे हमने कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट देखा, तो उसी क्राइटेरिया में बेनिन भी आता है कि यहाँ पे भी जो है कू हुआ है और कू फेल हुआ है। बेनिन कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। इसको कौन बॉर्डर करता है? टोगो, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, नाइजर, और ये गल्फ ऑफ गुयाना को लाइक इसकी कोस्टलाइन जो है गल्फ ऑफ गुयाना में पड़ती है। ठीक है, फिर साक्षगाम वैली ट्रांस काराकोरम ट्रैक पे पड़ता है, इंडिया के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जिसको पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे दिया था। ठीक है, फिर देयर इज सोमाली लैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो बेसिकली सोमालिया का ही एक पार्ट है, एंड सोमाली लैंड बेसिकली सोमालिया का एक पार्ट है, और जिसको बेसिकली सोमालिया भी एक तरीके से पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे इसने सोमाली लैंड एक अपनी तरफ से ही सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट है जो कि अपने हिसाब से चली जा रही है। तो वहां पे बिकॉज सब कुछ डिसऑर्गेनाइज है तो वहां पे कुछ भी हो रहा है, पर हमें ये पता होना चाहिए सोमाली लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। क्या इंडिया उसे रिकॉग्नाइज करता है? इंडिया नहीं करता है रिकॉग्नाइज। ठीक है, देन देयर इज थवाइट्स ग्लेशियर, ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में सिचुएटेड है। इसको कीस्टोन ग्लेशियर भी बोलते हैं, और बेसिकली मतलब अगर ये रिट्रीट कर गया तो जो पूरा वेस्ट अंटार्कटिका शीट है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। फिर काबो वर्दे। काबो वर्दे बेसिकली कहाँ पे? सेंट्रल या सेंट्रल जो अटलांटिक ओशन है वहां पे है, और ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बोला गया है कि ये सिवियर जो क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी है उससे गुजर रहा है, और इसको किसी ना किसी तरीके से रेजिलियंस एज इन की इसके जो लाइक इसके अराउंड अगर सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है जिसकी वजह से ये उन चीजों को टैकल कर पाए, जो एडवर्स वेदर इवेंट है उससे टैकल कर पाए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो इस चीज को हाईलाइट करती है। काबो वर्दे बेसिकली सेंट्रल अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है, जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे काबो वर्दे लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारा साउथ अमेरिका है, जो हमारा साउथ अमेरिका है वो थोड़ा यहाँ पे ऐसे है, और काबो वर्दे यहाँ पे लोकेटेड। ठीक है, केप वर्डे इसको बोलते हैं, केप वर्डे से बोलते हैं, तो ये कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो अपना अफ्रीका का हम्प निकला हुआ है उसके सामने साइड में यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटर के पास में, तो बेसिकली थोड़ा बहुत लोकेशन का अगर आपको आइडिया लग जाए इससे। ठीक है, फिर सेंटोरोनी आइलैंड ग्रीस का ये हम देख चुके हैं। हॉन्डरस सेंट्रल अमेरिका में सिचुएटेड है, यहाँ पे बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आया था। कहाँ पे? हॉन्डरस, सेंट्रल अफ्रीका में। देन वी हैव ओएजुकल ग्लेशियर। ओएजुकल ग्लेशियर कहाँ पे है? आइसलैंड में। ठीक है, पहला ग्लेशियर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आइसलैंड में एक ग्लेशियर डेड हुआ है, डिक्लेयर किया गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक हमने हम्बोल्ट ग्लेशियर देख लिया है, एक हमने अगेन एंडीज में साउथ में ग्लेशियर देख लिया है, और एक हमारा याला ग्लेशियर है नेपाल में। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्लेशियर है जिन्हें डेड डिक्लेयर किया गया है अलग अलग माउंटेन रेंजेस में। फिर इंडिया और भूटान के बीच में हम अपना लाइक एक नई रेलवे लिंक बना रहे हैं, और भूटान बेसिकली वहां पे क्या बना रहा है? गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, तो उसको बेसिकली इंडिया अपना रेलवे की तरफ से रेलवे से जोड़ रहा है एंड अदर तरीके से जोड़ रहा है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भूटान गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, ठीक है, सो उसको जो है इंडिया की आसाम से जो है बेसिकली रेलवे से जोड़ रहा है, आसाम से गेल्फू तक। एंड उसके बाद देयर इज बारातांग मड वॉल्केनो। जैसा कि हमने देखा था कि अभी बहुत समय बाद जो इंडिया में इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अपना बेरन आइलैंड है, उसके बाद जो बारातांग मड वॉल्केनो है वो भी इरप्ट हुआ ऑलमोस्ट 20 साल बाद। कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न अंडमान और मिडिल अंडमान के पास में। ठीक है, ये बेरन आइलैंड से अलग है क्योंकि बेरन आइलैंड एक्टिव मैग्मेटिक वॉल्केनो है, और मड वॉल्केनो से बेसिकली
मड इरप्ट होता है, मतलब इट्स लाइक वॉल्केनिक फीचर की तरह लग सकता है, पर इससे इरप्शन मड का हो रहा है, बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। उसके बाद मडागास्कर, मोरक्को, कीनिया, नेपाल, यहाँ सब पे जेनजी के प्रोटेस्ट देखे गए। शर्म अल शेख इजिप्ट में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के लिए एक हमारी समिट होस्ट की गई थी, कहाँ पे, शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो ये हमारा मैपिंग का पहला पोर्शन पूरा खत्म होता है, ठीक है। जितना भी हम जितनी भी चीजें न्यूज में किसी भी तरीके से रही थी वो सारी हमने यहाँ पे एक एक करके कवर कर ली है। सो थैंक यू वेरी मच।